देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तक्षशिला, सबको पता है राइट। बट बहुत कम लोगों को पता है कि तक्षशिला जो नाम है इट कम्स फ्रॉम तक्षशिला, ओके। राइट। तक्षशिला का मतलब ये है कि तक्षक नाग को वहाँ पे मारने के प्रयास कर रहे थे। तक्षक नाग से वो आता तक्षक नाग मतलब आपको पता होगा ना, परीक्षित को तक्षक नाग ने मारा, राइट। उसका रिवेंज लेना है तो जन्मेजय उनके बेटे ने क्या किया, तक्षक नाग को वहाँ पे मारना है बोल के उन्होंने अपना प्रयास किया। तो इसीलिए उस जगह का नाम है तक्षशिला। तो सिंधीज का हिस्ट्री वैसे देखा जाए सीधा महाभारत से कनेक्ट होता है, ओके। राइट। एंड इन जो सिंधु जनपद है इसका वर्णन वेदों में भी पाया जाता है कि पहले जो किताब था वो था जय, 8,800 श्लोक का जय था, फिर करीब 24,000 श्लोकों का बन गया भारत, फिर बन गया 1 लाख श्लोकों का महाभारत। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। बट कई लोगों को ये पता नहीं है कि आर्यन इन्वेशन थियरी एक मेजर रीजन है उस सिविल वॉर का। उस सिविल वॉर का हर भारतीय के लाइफ में महाभारत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमें बचपन से महाभारत की कहानियां सुनाई जाती है, हमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताया जाता है। बट देयर इज एन एज ओल्ड डिबेट, क्या महाभारत सच में हुई थी या ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? वेल, इसी चीज को आंसर करने के लिए आज का ये खास कॉन्वर्सेशन किया गया है। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आई हैड अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग विद मिस्टर चंद्रू रमेश। आज से कुछ साल पहले जब श्रीलंका के वॉर अफेक्टेड रीजन्स में चंद्रू रमेश जी इस्कॉन के साथ काम कर रहे थे, तब उन्हें एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने बताया कि महाभारत के बारे में बुद्धिस्ट जातकों में भी लिखा गया है। एंड henceforth began a journey of research which took him 5 years, and after 5 years उन्होंने लिखी ये किताब महाभारत, मिथ और हिस्ट्री। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने इसी किताब में से कुछ पॉइंट्स पे बात की और ये प्रोबेबली मेरे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था अबाउट महाभारत एंड द हिस्ट्री ऑफ भारत। उन्होंने सिर्फ आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे एविडेंस नहीं दिए इस किताब में, उन्होंने इनफैक्ट और भी कई सारे रिसर्च किए एंड ही पिक्ड अप डेटा पॉइंट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर, पेट्रोग्लिफ्स, कल्चरल इम्पैक्ट एंड मेनी मोर सच थिंग्स। इफ यू आर समवन जिसे आर्कियोलॉजी में, महाभारत में, हमारे इतिहास में इंटरेस्ट है, ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए है और ये किताब आपके लिए ही बनी है। द लिंक टू बाय दिस बुक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चंद्रू रमेश जी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। चंद्रू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। जब फर्स्ट टाइम हमने आपसे बात की थी, मेरी टीम से सुरेंद्र ने बात की थी एंड वी वर सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने आपके कुछ और पॉडकास्ट देखे थे एंड माय फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद माय मैनेजर वाज कि लेट्स गेट हिम ऑन द शो बिकॉज ये जो एक कॉन्वर्सेशन होगा, दिस नीड्स टू रीच पीपल, दिस नॉलेज नीड्स टू रीच पीपल एंड इट्स हैपनिंग नाउ। तो सब बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके एंड अभी हमने जो ऑफ द कैमरा भी बात की, मुझे उतने 10-15 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल सर। ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, हम ऑफ द कैमरा जस्ट अभी बात कर रहे थे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के पहले यू सेड कि महाभारत का जो नॉलेज है, जो इसके एविडेंसेस है, जोग्राफिकल नॉलेज है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसी बात से स्टार्ट करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, व्हाट इज़ जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी को हम दो चीज़ में देखते हैं, एक है फिजिकल जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी मतलब जो माउंटेन्स, रिवर्स एंड ऑल दैट, एंड देन वी हैव दी पॉलिटिकल जियोग्राफी। जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है, इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द डिफरेंट किंगडम्स, जो राज्य थे, जो राजा था या जो सिटी था, तो उसके बेस पे नाम बनाते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, जो देश हैं, लाइक अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है और यहाँ पे चीन के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, तो इनके नाम आप ट्रेस करके देखो, कहीं ना कहीं हमारे इंडियन लिटरेचर्स या इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। ओके, आप एग्जांपल्स दे सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड तक्षशिला, सबको पता है, राइट। बट बहुत कम लोगों को पता है कि तक्षशिला जो नाम है इट कम्स फ्रॉम तक्षशिला, ओके, राइट। तक्षशिला का मतलब ये है कि तक्षक नाग को वहाँ पे मारने के प्रयास कर रहे थे। तक्षक नाग से वो आता तक्षक नाग मतलब आपको पता होगा ना, परीक्षित को तक्षक नाग ने मारा, राइट। उसका रिवेंज लेना है तो जन्मेजय उनके बेटे ने क्या किया, तक्षक नाग को वहाँ पे मारना है बोल के उन्होंने अपना प्रयास किया। तो इसीलिए उस जगह का नाम है तक्षशिला और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तक्षशिला बन गया तक्षशिला।
ओके और अंग्रेज उसको बोले तैक्सीला फॉर एग्जाम्पल, राइट? Correct. तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस. पेशावर नाम ले लो, पेशावर कम्स फ्रॉम पुरुषपुरा. पुरुषपुरा पुरुषपुरा नाम से आता है. मुल्तान, मुल्तान बनता है मूलस्थान. मूलस्थान, राइट? वहाँ पे आई थिंक सो सन टेम्पल सन टेम्पल था बहुत पुराना. तो जो डेटी है वो अटैक किया गया और गोल्ड का डेटी था, राइट? विग्रह जो थे, तो उनको जला के, उनको मेल्ट करके, व्हाट नॉट, मेनी थिंग्स हैपन देयर. तो ये है. एंड देन यू टेक दिस गंधार, राइट? जो आज बन गया कांदाहार. राइट. कांदाहार कम्स फ्रॉम गंधार. वेदों में इसका रेफरेंस है गंधार का. ओके. गंधार नरेश शकुनी, गंधार से आई गांधारी, राइट. राइट? सो ये जो पूरा हिस्ट्री अगर आप देखोगे ना, वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि ये नाम कहाँ से आया, नाम क्यों है. ऑफ कोर्स जो वहाँ पे इन्वेजन हुआ, लोग कन्वर्ट हो गए, देन उनको सम प्लेसेस दे चेंज द नेम. बहुत सारे नाम चेंज हो चुके हैं. करेक्ट. बट आज भी कई ऐसे नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में, जो अभी भी क्लियरली दर्शाता है कि उनका जो एंशियंट हिस्ट्री है वो महाभारत से और वेदों से या लेटर पीरियड में बुद्धिज्म से कनेक्टेड है. ओके. ये क्लियरली दर्शाता है. ओके. एक बाल्ख नाम की जगह है, वो भी महाभारत से कनेक्टेड है? यस, बहुत अच्छा आपने पूछा. मैं बताना चाह रहा था, बट देन इट्स वेरी गुड यू रेज दिस पॉइंट. बाल्ख जो है इट कम्स फ्रॉम बाहलिका. बाहलिका, बाहलिका क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ किंग. वाहलिका, वाहलिका, बाल्हिका, बाहलिका, ऐसे मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस हैं उस राजा का. तो ये राजा कौन थे? ये भाई थे, देवापी, शंतनु एंड बालिका. 3 भाई थे. 3 भाई. तो देवापी जो थे वो बड़े भाई थे. दूसरे भाई थे शंतनु, कुछ लोग शांतनु बोलते हैं. शंतनु शांतनु एक ही व्यक्ति है. तीसरे थे बालिका. अभी देवापी क्या था? उनके बॉडी में डिफेक्ट्स था, फिजिकल डिफेक्ट्स था. तो कई लोग ऐसे थे दैट दे वर नॉट हैप्पी दैट ही बिकम्स द किंग. खुश नहीं थे इस चीज़ से. तो देवापी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, चलो मैं यहाँ पे राजा कैसे बन सकता हूँ. बहुत सारे लोग मेरे से अपसेट हैं या लाइक नहीं करते कि मेरे बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ, मैं तपस्वी बन जाऊँगा, मुनि बन जाऊँगा. तो एक्चुअल में वो मुनि बन गए. ओके. राइट? तो चले गए. तो दूसरे भाई जो हैं शंतनु, वो बने राजा. राइट? तीसरे भाई जो थे बालिका, उन्होंने सोचा अरे यार यहाँ पे क्या करें, चलो ऑलरेडी शंतनु बन चुका है राजा, तो लेट मी गो. तो उनका जो रीजन है आज के इस्लामाबाद के आसपास, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको मैप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अप्रॉक्सीमेटली इस्लामाबाद आज का जो है उसके आसपास बालिका का राज्य था महाभारत के पीरियड में. ओके. राइट? उसके आसपास. तो देन वो लोग माइग्रेट होके, बालिकास के जो डिसेंडेंट्स थे उनके बाद जो आए थे उस वंशज, उस राज्य के, वो लोग माइग्रेट हो के अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाके सेटल हो गए. एंड बालिका बन गया, वहाँ पे जाके सेटल हो गया. तो उस रीजन का नाम बन गया बाल्ख. BALKH, बाल्ख. राइट. तो वहाँ के लोगों को पता नहीं है नाम कहाँ से आया. ये एक्चुअली आता है बालिका से. तो बालिका जो लोग हैं, जो कुरु वंशज थे, तो सोच के देखो कुरु वंशज का इम्पैक्ट यहाँ से लेके नॉर्थ अफगानिस्तान तक है. आज क्या हाल है? आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाल्ख जो पीपल है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ भी होती है. हाँ, यस, तालिबानी रेजिम या हुआ था. सो सर, आपका नाम जैसे चंद्रू रमेश लालवानी आपने कहा. लालवानी, वो जो लास्ट में वानी NI आता है, तो पीपल अज्यूम कि मतलब सिंधी है. एंड व्हेन वी ट्रेस द सिंधी रूट्स, ये भी पाकिस्तान पहुंचते हैं, सिंध नाम की जो जगह थी. कुड यू टॉक अबाउट दिस एज वेल कि मतलब इसके महाभारत से भी रूट्स कनेक्ट होते हैं? डेफिनेटली कनेक्ट होता है. देखिए, सिंधी जो है, बहुत सारे सिंधी जो हैं, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड दे केम टू इंडिया. कुछ लोग अदर कंट्रीज जैसे श्रीलंका चले गए, कुछ लोग मिडिल ईस्ट में जाके सेटल हो गए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो गए, वहाँ पे सिटीजन ले लिया, कुछ लोग यूरोप चले गए, मल्टीपल एरियाज दे वेंट एंड सेटल्ड. बट प्रिडोमिनेंटली सिंधीज जो है, दे केम एंड सेटल्ड इन इंडिया, भारत. तो सिंधी लोगों को आप पूछो ना आपका हिस्ट्री कहाँ से है, बहुत सारे लोगों को ट्रेस है ही नहीं. अरे सिंधी हो, कहाँ से हो? अरे हमारा लॉन्ग बैक वी केम फ्रॉम पाकिस्तान, हमें पता नहीं है कहाँ से है. बट इंटरेस्टिंगली जो सिंध नाम जो है वो भी हमारे स्क्रिप्चर से कनेक्टेड है. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल सिंध जो है, सिंधु नाम से आता है, right? क्योंकि सिंधु नदी का जो एंडिंग पॉइंट है, राइट, वो कराची के पास, राइट, आज के पाकिस्तान के पास. ऑफकोर्स पाकिस्तान एक कंट्री जो है वो भी भारत का ही है, भारत ही है वैसे, राइट. तो
दैट रीजन बिकेम known as सिंध प्रोविंस या सिंध जनपद, सिंधु जनपदा। तो महाभारत में इसका वर्णन है सिंधु जनपद। अभी सिंधु और उसके थोड़े नॉर्थ में, उत्तर में था सौवीर, ओके, सौवीर जनपद। तो सिंधु और सौवीर जनपद जो है ये टुगेदर वाज रूल्ड बाय महाराज जयद्रथ। जयद्रथ का स्टोरी हमें सब पता है, हमें पता है। सो जयद्रथ वाज द एनिमी ऑफ, हार्डकोर एनिमी ऑफ अर्जुन, राइट। तो जयद्रथ वाज रूलिंग दिस रीजन, वेस्टर्न रीजन। सौवीरा एंड सिंधु को वो रूल कर रहे थे। तो सिंधीज का हिस्ट्री वैसे देखा जाए सीधा महाभारत से कनेक्ट होता है, ओके, राइट। एंड इन जो सिंधु जनपद है इसका वर्णन वेदों में भी पाया जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट पीरियड में, और 7th सेंचुरी में जब पहली बार इन्वेजन होता है, सिंधी रीजन इज द फर्स्ट रीजन टू गेट अटैक्ड, ओके, राइट। ये इसका जो हिस्ट्री है, ये राजा दहर वाली, राजा दाहर, यस right. यस यस, वहाँ से शुरू होता है, ओके, राइट। सो वैसे देखा जाए इट इज़ अ हार्डकोर वैदिक जनपद, मतलब वैदिक रीजन है वैसे देखा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो अलग देश बन गया एंड मेनी थिंग्स हैपन। सो सिंधी हिस्ट्री जो है वो महाभारत से, वेदों से इनसेपरेबल है, हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिंधीज जो हैं दे आर नॉट हिंदूज एंड सनातनीज, ऐसे हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उनका पूरा हिस्ट्री, आप 4000-5000 साल हिस्ट्री आप देख लोगे, इट इज़ ऑल हार्डकोर वैदिक सनातनी हिस्ट्री है, राइट, ओके। सर आपने वेदों का भी नाम लिया, आई वुड लाइक टू गो इनटू दिस अगेन, क्योंकि जब हम बहुत सारे लिटरेचर की बात करते हैं, इतिहास लिटरेचर जो है, तो उसमें भी कहा जाता है कि वेदों में जो चीज़ नहीं है दैट इज़ नॉट ट्रू या दैट इज़ नॉट इतिहास। तो ये आप बता सकते हैं कि इतिहास की जो कहानी है, ये जो लिटरेचर है जिसमें महाभारत रामायण दोनों आते हैं, क्यों इसे इतिहास कहा जाता है अगर ये वेदों में नहीं पाए जाते तो, या अगर पाए जाते हैं तो क्या उसके एविडेंस वगैरह है? राइट। जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास कम्स फ्रॉम 3 वर्ड्स, इतिहास। अगर अंग्रेजी में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब है 10 सो हैपेंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप बोलो ऐसे हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली। तो इतिहास का अर्थ ही यही है कि ऐसे हुआ था, राइट। तो इतिहास लिखने वालों ने इसका नाम ही ऐसे दिया है कि देखो हम ये देख रहे हैं, ऐसे हुआ है, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। इसका कॉन्टेक्स्ट है, द वे इट वाज क्रिएटेड। तो द पॉइंट इज कि कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं इतिहास नाम का शब्द जो है इट इज़ नॉट फाउंड इन द वेदा, तो ये गलत है, राइट। इतिहास, पुराण, ये दोनों पंचम वेद हैं। इसका वर्णन मैं आपको रेफरेंस के साथ अभी बता सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे वेदों में, आई जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट रेफरेंस। सो इतिहास का रेफरेंस आता है अश्वलायन गृह्य सूत्र, राइट। गृह्य सूत्र, अश्वलायन गृह्य सूत्र है, इट इज पार्ट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का पार्ट है गृह्य सूत्र, अश्वलायन मुनि ने दिया है उसको, तो उसमें रेफरेंस है कि इतिहास एंड पुराण जो है दे आर 5th वेदा, दे आर द 5th वेदा। तो 5th वेद क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज वो 4 वेदों के लिए एक असिस्टिंग है, एडिंग है, इट इज एडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 वेदास। So you cannot separate the concept of इतिहास from the वेदा। मतलब वेद को समझने के लिए, वेद को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, बेहतर अप्लाई करने के लिए इतिहास जरूरी था, क्योंकि कॉमन मैन के लिए ये जो उपनिषद एंड आरण्यका, ये वो चीज़ें जो बहुत ही ईसोटेरिक हैं, फिलोसॉफिकल हैं, टेक्निकल हैं, उसको आसानी से समझने के लिए बहुत ज़रूरी था इतिहास। केस स्टडी, हाँ आप बोल सकते, जैसे मैं स्टोरी है, स्टोरी के बेसिस पे हिस्ट्री है, नरेशन है, उसमें मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, बिल्कुल, राइट। इट बिकेम वेरी इजी फॉर द कॉमन मैन। आज भी देखो, आज तक उसका कल्चरल इम्पैक्ट है, लोग उसको बातों में लाते हैं, राइट। कर्ण की तरह दोस्त है तू मेरा, दुर्योधन की तरह बिहेव मत करो, भीम की तरह मैं स्ट्रांग बनो, अर्जुन की तरफ फोकस रहो। तो आज भी हमारे कल्चर में वो आ चुका है, राइट। तो नॉट ओनली दी स्टोरी एस्पेक्ट्स बट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, हर कहीं देखो, हर किसी चीज़ में हमारे इतिहास का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में रहा है। सो इट्स बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम आवर लाइफ। वेरएज वेदों का जो फिलोसॉफिकल टीचिंग्स है, ईसोटेरिक या बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो आज हमारे लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, इट इज़ टू बियॉन्ड आवर हेड। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसे श्लोक आता है ईशोपनिषद में, क्या ही समझ आएगा लोगों को आसानी से। बट महाभारत बोलो, स्टोरीज बोलो, समझ में आ जाता है। उसको रख के दे एक्सप्लेन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, वो लोगों की लाइफ में पेनिट्रेट करता है, राइट। सो इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। सो अगर बोलना कि ये वैदिक कल्चर से डिस्कनेक्टेड है, इट इज हाईली इनकरेक्ट, हो ही नहीं सकता है। इट इज एन एडेंडम, इट इज एडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेद। सो हम रामायण की बात अभी नहीं कर रहे, तो लेट्स फोकस ऑन महाभारत। वेदों में महाभारत के क्या रेफरेंस मिलते हैं? या अगेन वेदों में वी फाइंड डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ बुक नेम्ड महाभारत,
डायरेक्ट रेफरेंस। डायरेक्ट रेफरेंस, मतलब गृह सूत्रास में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं गृह सूत्रास का डेटिंग अलग है, गृह सूत्रास के नॉट बी एज द सेम डेट ऑफ द वेदा, वो तो डिबेट चलता रहेगा डेटिंग का। बट इफ गृह सूत्रास हैव टू बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑफ सिमिलर डेट एज द वेदा, तो उस एंगल में अगर आप देखेंगे तो गृह सूत्रास में एक गृह सूत्र है अश्वलायन गृह सूत्र, जो मैंने पहले भी बताया था। अश्वलायन गृह सूत्र में ये रेफरेंस आता है कि एक गृहस्थ जो है, मतलब एक फैमिली मैन जो है, वो ये किताबें सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, ये किताबों को वो पढ़ेगा अपने घर में। सोच के देखो, भारत और महाभारत, आप सोचोगे भारत क्या किताब है? राइट। भारत कौन सा किताब है? राइट। भारत जो है इट इज़ एन अर्लियर रिजेंशन। रिजेंशन मतलब आप ऐसे मान लो कि पहले जो किताब था वो था जय, 8,800 श्लोक का जय था, फिर करीब 24,000 श्लोकों का बन गया भारत, फिर बन गया 1,00,000 श्लोकों का महाभारत। सो अश्वलाय ने बता रहे हैं अपने गृह सूत्र में, अश्वलाय गृह सूत्र में आ रहा है कि भारत और महाभारत किताब अवेलेबल थे उस टाइम पे, लोग उसको पढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। आज तो भारत नहीं है हमारे पास, महाभारत है। राइट। तो ये दोनों वर्जन्स जो है, मतलब रिसेंशन बोलते हैं, वर्जन नहीं बोलते हैं, रिसेंशन, मतलब एक एनकोडेड फॉर्म में है, दूसरा एक्सपैंड हुआ है, तीसरा और एक्सपैंड हुआ है। राइट। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं दीज आर डिफरेंट बुक्स, दे डोंट हैव महाभारत इज डिफरेंट फ्रॉम जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जय जो है इट इज गिवन बाय व्यास, फिर उनके डिसाइपल्स ने उसको एक्सपैंड किया, फिर उनके ग्रैंड डिसाइपल्स ने महाभारत बनाया। मतलब बट नीड क्या थी जिसकी वजह से एक्सपैंड किया गया? बिकॉज इट्स टू मच सिंप्लीफाइड, ओके, टू मच एनकोडेड। राइट। जितना मैंने देखा, दैट शुड बी द रीजन दैट इट्स बहुत ही एनकोडेड टाइप का है। डायरेक्टली उसको समझ पाना, डायरेक्टली उसको, जैसे इतना लंबा आपने स्टोरी लिख दिया, पूरे नैरेट किया, तो दैट इज मोर एप्लीकेबल टू द कॉमन मैन। सब एनकोडेड टाइप करेगा तो फिर वेट टाइप का हो जाएगा ना, सूत्र टाइप का हो जाएगा, फिर बेनिफिट ही क्या है उसका। तो जय भारत महाभारत, तो ये एक ही पीरियड का है, मतलब 1-2 जनरेशन के अंदर बन चुका है। ओके। 100 अराउंड 100 ईयर्स के आसपास जय बन गया महाभारत। तो इसीलिए टू कॉल इट एज अ डिफरेंट बुक एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम जय प्लॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस में उनके डिसाइपल्स एंड देन ग्रैंड डिसाइपल्स के पीरियड में ये लिखा गया है। ओके। सो जय भारत महाभारत एक ही बुक है। जय इज स्मॉलर, भारत इज एक्सपैंडेड, महाभारत इज फर्दर एक्सपैंडेड। जय भारत महाभारत। राइट। सो महाभारत का रेफरेंस हम अश्वलायन गृह सूत्र में देख रहे हैं, जो डायरेक्टली वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया, कंपाइल किया गया है। सो इट क्लियरली एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड, उनको पता था कि महाभारत नाम की कोई चीज़ है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। सो टू कॉल इट एज अ लेटर लिटरेचर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वैदिक पीरियड प्लॉजिबल है ही नहीं। देखिए देखो ऐसा है कि वैदिक पीरियड कंप्लीट होते होते महाभारत महाभारत कंपाइलेशन, वैसे वेदास तो इटर्नल है, वी कांट ट्रेस व्हेन इट स्टार्टेड, बट अगर आप जब पहली बार वो लिखा गया उस पीरियड को देखोगे तो वहाँ से वैदिक पीरियड जब कंपाइल हो रहा है, उसके तुरंत बाद महाभारत कंपाइल हो रहा है। राइट। दैट्स हाउ वी कनेक्ट द क्रोनोलॉजी ऑफ द वेदा एंड द महाभारत। आई वाज, मतलब मैं आपका एक दूसरा पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें आपने कहा है कि धृतराष्ट्र का मेंशन आता है, उसके बाद में किसी किंग का मेंशन नहीं है। यस। ये क्या चीज़ है और क्यों है ऐसा? द पॉइंट इज धृतराष्ट्र जो थे उनका रेफरेंस हम we find in the Kataka Samhita of the Yajurveda. Kataka Samhita of the Yajurveda, उसमें हम डायरेक्ट रेफरेंस हम देखते हैं टू ए किंग नेम्ड धृतराष्ट्र। अभी धृतराष्ट्र कौन थे? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये धृतराष्ट्र और महाभारत के धृतराष्ट्र अलग थे, भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैंने अपने बुक में सब्सटैंशिएट किया है कि ये एक ही व्यक्ति हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या क्या इनके फीचर्स बताए गए हैं। यजुर्वेद के जो धृतराष्ट्र हैं, ही इज सन ऑफ विचित्रवीर्य, ही इज द सन ऑफ विचित्रवीर्य, मतलब विचित्रवीर्य नाम के एक राजा के बेटे हैं धृतराष्ट्र। कहाँ पे लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। महाभारत में धृतराष्ट्र के पिताजी का नाम क्या है? विचित्रवीर्य। 2 सिमिलैरिटीज है, नाम भी सेम है, पिताजी का नाम सेम है। तीसरा है कि ये कुरु क्षेत्र के राजा थे। कौन? धृतराष्ट्र। ये कहाँ पे रेफरेंस है? ये है यजुर्वेद में। और यहाँ पे कहाँ पे राजा थे? मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत स्टिल रूलर ऑफ कुरु रीजन। यहाँ पे भी कुरु राजा थे, यहाँ पे भी कुरु राजा है। चौथा है कि भरतवंशी है, ये इसमें है, वेद में है, यजुर्वेद में है कि ये भरतवंशी है। अकॉर्डिंग टू महाभारत ऑल्सो ही इज अ भरतवंशी, क्योंकि भरतवंशी का मतलब भरतवंशी मतलब
डिसेंडेंट्स ऑफ भरत. डिसेंडेंट्स ऑफ भरत. Okay. भरत नाम के जो राजा थे उनके वंशज में जो आते हैं दैट इज कॉल्ड एज भरत वंश. Okay. मेनली पुरु, पौरव बोलते हैं इसको, राइट, उस वंश को. तो ये जो देश है उसका नाम भी भारत उसी बेसिस पे बनता है. तो भारत है, देन फाइनली भारत है, देन जो डिसेंडेंट्स है, मतलब इनके जो वंश में कौन आ रहे हैं, राइट, उसका मेंशन नहीं है यजुर्वेद में. मतलब धृतराष्ट्र के बाद जो जो आ रहे हैं उनका वर्णन नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज क्रोनोलॉजी वहाँ पे स्टॉप हो रहा है. दे आर डिस्क्राइबिंग अप टू दिस ओनली. ओके. वेराज महाभारत का क्रोनोलॉजी है, इनके पहले भी वर्णन है. धृतराष्ट्र के पहले कौन कौन आए हैं, धृतराष्ट्र के बाद जो आ रहे हैं, जैसे कौरव आए, पांडव आए, पांडव के बाद अभिमन्यु, देन परीक्षित, जन्मेजय. इसका डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं वेदों में, आई मीन महाभारत में एंड पुराणों में. सो एक कॉमन पीरियड है क्रोनोलॉजी में. जैसे क्रोनोलॉजी मतलब इफ़ यू कुड से इट्स अ सीक्वेंस, मतलब ये पहले आए थे, उसके बाद ये आए थे, इसके बाद ये आए थे. जो क्रोनोलॉजी है, वेद का जो क्रोनोलॉजी प्रेजेंट किया गया है एंड महाभारत का जो क्रोनोलॉजी जो प्रेजेंट किया गया है, देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम. और वो कॉमन पॉइंट एक है धृतराष्ट्र, जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है. और ये व्यक्ति सेम है, जो वेदों में वर्णित है सेम महाभारत में भी वर्णित है. सो कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि धृतराष्ट्र नाम का एक राजा था, बिकॉज वो वेदों में भी वर्णन है. चलो आपने महाभारत पूरा झूठ बोल दिया, पर वेदों को तो झूठ नहीं बोल पाते लोग, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड वेरी ऑथेंटिक. तो वेद में वर्णन है कुरु राजा बाय द नेम ऑफ धृतराष्ट्र, तो ही इज हिस्टोरिकल. सर जब हम वेदों की बात करते हैं तो एक जो चीज़ सामने आती है वो आर्यन इन्वेजन थियोरी की आती है. बिकॉज लोग डिबेट करते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद था, जैसे कहते हैं कि उन्होंने लिखा था. सरस्वती रिवर की भी बहुत ज़्यादा बात होती है. क्या ये इसका ट्रू एसेंस है? बिकॉज अगर आर्यंस ने इन्वेट किया तो मेरे लिए तो बिलीव करना ही मुश्किल है कि आई एम नॉट द भारतीय दैट आई ऑलवेज थॉट. तो ये लूप क्या है एग्जैक्टली? यू सी देयर आर टू थिंग्स. एक थियरी है दैट आर्यंस इन्वेडेड और माइग्रेटेड, मतलब आर्यंस बाहर से आए हैं, माइग्रेट करके आए हैं, या इन्वेजन करके, मतलब आक्रमण करके आए हैं. ये होता है आर्यन इन्वेजन थियरी. ऐसा कोई थियरी भारत में था नहीं. इसको ब्रिटिश क्रिएटेड दिस थियरी, आर्यन इन्वेजन थियरी. फिर लोगों ने देखा, स्कॉलर्स ने देखा, अरे यार इन्वेजन के एविडेंसेस बहुत कम है, चलो इसको आर्यन माइग्रेशन थियरी कर देते हैं. अभी जो हॉट टॉपिक चलता है, जो मार्केट में बिकता है, वो है आर्यन माइग्रेशन थियरी. मतलब आर्य माइग्रेट होके आए हैं, इन्वेड करके नहीं आए हैं, माइग्रेट करके आए हैं, तो बन गया आर्यन माइग्रेशन थियरी. तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, क्या माइग्रेशन के लिए भी एविडेंसेस है? इन माई अंडरस्टैंडिंग इट्स मोर क्रिएटेड, क्योंकि एविडेंसेस फॉर आउट ऑफ इंडिया, मतलब और एक थियरी है इंडिजिनियस आर्यंस. इंडिजिनियस आर्यंस मतलब भारत के मूल निवासी आर्य बाहर गए थे और फिर वापस वही रिटर्न आए. नहीं, भारत के ही हैं. भारत से दे आर गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स, जा रहे हैं, अपने कल्चर को फैला रहे हैं, राइट. तो ये है इंडिजिनियस आर्यन थियरी. इसके ज़्यादा सब्सटैंशियल एविडेंसेस हैं, राइट. तो अभी हम इस पॉडकास्ट में थोड़े बहुत इसको टच कर सकते हैं, बट टू गो डीपर इनटू इट वुड रिक्वायर अ कंप्लीट a discussion, a podcast. It's a very depth topic. सेकंड पॉडकास्ट का आइडिया हमें यहाँ मिल चुका है. फाइन. या सो द पॉइंट इज कि आर्यन इन्वेजन जो है वो क्यों क्रिएट हुआ ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट. अगर आप ध्यान से देखो, अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत में जितना ज़्यादा हो सके विभाजन हो, जितना ज़्यादा हो सके लोग अपने अंदर लड़ें, राइट. तो जैसे हिंदू मुसलमान का वो इशू क्रिएट हुआ, वो तो था बहुत टाइम से, बट उसको बढ़ाया गया, राइट. एंड इंडिया पाकिस्तान स्प्लिट हो गया. टुडे अगर ये स्प्लिट नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो बहुत ही पावरफुल कंट्री हो सकता था इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, इट्स रिसोर्सेज एंड व्हाट नॉट. ओनली थिंग वी हैड टू सॉर्ट आउट इज कैसे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग साथ रह सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. तो ब्रिटिश दे वर क्लियर कि इस देश को जितना ज़्यादा हो सके विभाजन करके जाएं, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, जितना a strong country which is left behind is a very dangerous country. Right. तो जितना ज़्यादा उसके विभाजन करके जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में they wanted to divide India further. भारत को और विभाजन करें. कैसे करें? चलो देखते हैं. भारत में racial differences possible है. जैसे आप कश्मीर में जाओ, लोग बहुत गोरे हैं, they are more like coming closer to Central Asia, and European touch भी आ सकता है. अगर बहुत ही आप snowy areas में जाते हो, they are very European type, or maybe Central Asian type to be precise. तो यहाँ पे ऐसे टाइप के लोग हैं, फिजिकल फीचर्स ऐसा है. तो साउथ में आप जाओ, दे आर वेरी डार्क इन कलर, राइट. तो ये क्रिएट किया गया, चलो ये लोग अलग हैं,
नॉर्थ के लोग अलग हैं, साउथ के लोग अलग हैं। वेयर इज जस्ट अ मैटर ऑफ मेलानिन। जितना ज़्यादा धूप लगता है व्यक्ति वहाँ पे काला हो जाता है, नहीं लगता है गोरा हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। बट इस चीज़ को उन्होंने एक रेशियल पर्सपेक्टिव दिया कि ये अलग रेस है, ये अलग रेस है। तो अभी रेशियल डिफरेंसेस जब क्रिएट हो गया तो कितना एक बहुत बड़ा पॉइंट क्रिएट हो गया। और पूरा जो साउथ इंडिया का स्पेसिफिकली तमिलनाडु का जो पूरा पॉलिटिक्स है इसी पे चलता है कि हम अलग रेस हैं और ये अलग रेस है। इसलिए आप देखो आज भी तमिलनाडु में हिंदी को बहुत नफरत करते हैं। करेक्ट। मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई करता है, but जो पॉलिटिकल क्लास है, मेजॉरिटी स्टेट जो है, आप हिंदी में बात करो तो दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल, राइट। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेजेस, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैं भी तमिल बात करता हूँ एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड टू स्पीक दैट लैंग्वेज। एंड यू नो मैं मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड इन दैट स्टेट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। बट पॉलिटिशियंस ने ऐसे क्रिएट किया है कि हिंदी को नफरत करना जरूरी है और नॉर्थ इंडियंस को नफरत करना जरूरी है। सब नेशनलिज्म क्रिएट कर सब नेशनलिज्म। और रादर आई वुड से, अब देखो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो अलग ही देश है। अलग देश तो नहीं है, भारत है, बट इन द टर्म्स ऑफ द वे फूड से लेके पीपल, द वे दे टॉक एंड लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है यार। यहाँ पे हम रह नहीं सकते, हम वापस चले जाते हैं नॉर्थ इंडिया। तो a kind of एक hatred towards हिंदी एंड संस्कृत, ये प्रिडोमिनेटली क्रिएट किया गया पॉलिटिकल क्लास से। और इसका रूट्स आप देखो, ये तमिलनाडु के लोगों का फॉल्ट नहीं है। इसका रूट्स आप देखो ध्यान से, अगर आप स्टडी करो, ये जाता है ब्रिटिश पीरियड में। ये ट्रेस होता है रॉबर्ट कार्लवेल से। रॉबर्ट कार्लवेल ने एक काम किया था, ही क्रिएटेड दिस कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, एक बुक बनाया था। तो उसमें ये नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि हम सब द्रविडियंस हैं, हम अलग हैं। मतलब ऑफ कोर्स ही इज आल्सो नॉट अ द्रविडियन, वो तो यूरोपियन है, बट उसने ऐसे क्रिएट किया। और नॉर्थ में मैक्स मुलर अपनी तरफ से पूरी काम कर रहा है, ये बोल रहा है आर्यंस है। तो ये रेशियल नफरत जो है ये ब्रिटिश ने क्रिएट किया। ओके। वेरएज हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, एक ही आइडेंटिटी के साथ, हम सब, इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। भारतीय का एक एक यूनिक फ्लेवर, एक एक जगह पे यूनिक फ्लेवर एंड कल्चर है। तो बट उस यूनिकनेस को ख़त्म करके इन सबको एक रेस में और इन सबको एक रेस में हम लेके आ जाते हैं। और ऐसे अगर हो जाएगा, इवेंचुअली ये अपने अंदर लड़ाई करेंगे और ये देश टूटेगा। राइट। तो ये बैकग्राउंड है आर्यन इन्वेशन थियरी का। अगर आप एकेडमिकली इसके हिस्ट्री को ट्रेस करोगे, ऐसे आता है। ओके। तो आर्यन इन्वेशन थियरी जो है, इट इज़ ऑल मेंट टू क्रिएट further hate, divide and conflicts within people. तो in long run इस पे लोगों को इसका सही पिक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश का हिस्ट्री इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। क्यों आर्यन इन्वेशन थियरी इतना डेंजरस क्यों है? आप देखो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। बट कई लोगों को ये पता नहीं है कि आर्यन इन्वेशन थियरी एक मेजर रीजन है उस सिविल वॉर का। उस सिविल वॉर का कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेम ये चल रहा था कि नॉर्थ इंडियंस आर्य है, साउथ इंडियंस द्रविडियंस है। बट वहाँ पे गेम ये चल रहा था कि सिंघली लोग जो है, सिंघलीस, वो बुद्धिस्ट हैं और बुद्धा जो है अपने लिटरेचर में बताते हैं कि मैं आर्य हूँ। ओके। तो ये आर्यंस है। वैसे उनके हिस्ट्री भी अगर आप देखो, सिंघलीज जो है वो श्रीलंका के नहीं है। सिंघलीज दे हैव कम फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, उस रीजन के, ईस्ट इंडिया के हैं वो लोग बेसिकली। विजय नाम का एक प्रिंस था जो 600 अपने फॉलोअर्स को लेके आता है और सेटल होता है श्रीलंका में, और वहाँ के लोगों के साथ इंटरमिंगलिंग, इंटरमैरेज करके वो क्रिएट करता है। बोलता है कि मैं नया रेस क्रिएट कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज द सिंघला रेस। ओके। तो वहाँ से क्रिएट होता है। तमिल लोग तो पहले से ही हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंघला रेस क्रिएट हो गया, यहाँ पे तमिल लोग ऑलरेडी हैं। तो ये बोलते हैं कि ये दे केम फ्रॉम इंडिया, सिंघलीस। सो ये लोग आर्य हैं बिकॉज इनके रिलीजन जो है बुद्धिज्म है, वो आर्य रिलीजन है। सो दे आर आर्यंस। एंड तमिल लोग जो है वो द्रविडियंस हैं, आर्य द्रविडियन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग नफरत जो है, राइट, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने उसको एक्सप्लॉइट किया। और आर्यन इन्वेशन थियरी कहीं ना कहीं उस पर एक मेजर रोल था कि लोग वो रेशियल नफरत जो है, रेशियल डिफरेंसेस वगैरह। वैसे ऐसा एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन बिफोर द ब्रिटिश ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखोगे श्रीलंका का हिस्ट्री जो है, इट इज़ फुल ऑफ वॉर्स बिटवीन सिंघलीज एंड तमिल्स, राइट। अगर आप देखोगे महावंशा, राइट, महाभारत जो है भारत का इतिहास है,
भारत का हिस्ट्री डिस्क्राइब करता है। महावंश जो है इट डिस्क्राइब्स ऑफ द ग्रेटर वंशा ऑफ सिंघलीस। तो उसमें आप स्टडी करोगे पूरा यही है कि तमिल लोगों को हमने ऐसे फाइट किया, कभी वो जीत गए कभी हम जीत गए। तो ये पूरा हिस्ट्री महावंश का यही चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट विद द तमिल्स मेजॉरिटी वे, राइट, कैसे सिंघलीज आर डोमिनेटिंग एंड विनिंग बैक। बट ये जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम है, फॉल्ट लाइंस है, इसको अच्छी तरह से एक्सपैंड किया गया था और आज नतीजा आप देखो, बहुत लाखों लोग, 3-4 लाख लोग मारे गए। कैसे? क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ पे 3-4 साल, मुझे पता है वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी, कितना सारा सफरिंग, कितने लोगों को अननेसेसरी लोगों को मारे जाना, बच्चे मारे जाना। मेजॉरिटी सफरिंग तो तमिल लोगों की हुआ था इसमें, और अभी सबको हो रहा है। जैसे इकोनॉमी इतना हालत ख़राब हो गया है, अभी तो हर कोई सफ़र कर रहा है कि अगर वो वॉर नहीं होता, 30 साल का जो सिविल वॉर नहीं होता, आज देश बहुत प्रगति में होता। नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज, सो मच दे यूज्ड इन दिस वॉर कि आज देखो उस कंट्री का हाल क्या है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यन इन्वेशन थियरी को सही पर्सपेक्टिव में देखना, ताकि हम अपने अंदर ना लड़ें भारतीय, राइट। अगर ये लड़ाई कंटिन्यू होता है, अभी देखो नफरत के एंगल में है, डिस्कम्फर्ट है, वो एक्सपैंड किया जा सकता है। यू कैन इन्फ्लेट इट एंड यू कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, यू कैन मेक इट इनटू इवन पोटेंशियल रायट्स, राइट, और बहुत बड़ा कर दोगे, सिविल वॉर भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे देश का नुकसान है एग्जैक्टली। एंड ये जो एक आर्यन द्रविडियन वाला जो डिबेट है, एक वो जो दरार जो हिंदी में कहते हैं, वो एक्सपैंड ही होता जा रहा है। बिकॉज इवन द I don't want to bring in politics in this podcast, but again क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट हमने कुछ दिन पहले ही देखे, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, दैट्स द होल पर्सपेक्टिव अब, एंड उसी चीज़ को प्रोपोगंडा बना के यूज़ किया जाएगा, which is actually really bad for the nation. And this was my first thought जब वो इलेक्शन रिजल्ट आए थे, this is something which hit me कि ये ऑलरेडी एक है चीज़, एंड अब ये और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। बट देन हाउ डू यू डिबंक दिस? सी, डिबंकिंग इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चीज़ ये है कि पूरा सभी का रीजनल हिस्ट्री जो है वो कनेक्ट होता है टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ महाभारत। साउथ के राजा, कश्मीर के राजा, और सिंध के राजा, और असम के जो प्रगज्योतिष के राजा, सब रीजन्स का हिस्ट्री जो है महाभारत से कनेक्टेड है। वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिला है, वहाँ पे लिटरेचर मिला है, वहाँ पे रीजनल हिस्ट्री महाभारत से कनेक्ट होता है। So Mahabharata is the point which everybody connects themselves which unites India. Right? क्योंकि अगर आप देखो तमिल संगम लिटरेचर जो है, जो बहुत ही सुंदर प्राचीन लिटरेचर्स हैं, तो उसमें वर्णन है कि जो राजा थे, चेर चोल पांड्या राजा, उनका हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड है। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि वहाँ पे महाभारत के वॉर्स डिस्क्राइब्ड हैं, और महाभारत किताब में लिखा है कि पांड्या राजा, चोल राजा, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत वॉर। तमिल राजा जो थे, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत वॉर। और यहाँ पे देखो तमिल संगम लिटरेचर में दे ऑल्सो डिस्क्राइब सो मेनी स्टोरीज ऑफ द महाभारत। वो अपने हिस्ट्री को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। कृष्ण को पूछते थे, साउथ में, तमिलनाडु में पूछते थे। कृष्णा वाज कॉल्ड एज मायोन, मायवन, मणिवन्नन। बट इजंट मतलब साउथ इंडिया, मतलब जितना जो फिल्म से एटलीस्ट पॉप कल्चर में मैंने देखा है, वाजंट दिस अ शैवाइट रीजन कंप्लीटली? That is the thing which is generally promoted. Okay. Right? कि साउथ जो है शाइवाइट है, हाँ, नॉर्थ जो है इट इज़ वैदिक और वैष्णवाइट। करेक्ट, हाँ। बट आप देखो प्रिडोमिनेटली काशी कहाँ पे है? नॉर्थ में, और हरिद्वार, वहाँ पे तो दोनों कल्चर हम देख सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस कैलाश नॉर्थ में, ऑफ कोर्स आज चीन के पास है, बट वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया का है। And then we have several sites, Rishikesh and all. ये सब शाइवाइट sites है, they're all in North India. Right. And जो श्री वैष्णविज्म का जो दिव्य देशम है, जो 108 दिव्य देशम है, उसमें आई थिंक 70 या 70 या 80 दिव्य देशम है, वो सिर्फ तमिलनाडु में। ओके। वैष्णविज्म का पूरा हिस्ट्री, बट इंटरेस्टिंगली आप देखो कृष्णा जो है, कृष्णा इज प्रमोटेड एज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कहाँ पे? नॉट इन द गीता में तो है, बट इन द तमिल संगम लिटरेचर। अच्छा, इवन इन व्हाट इज देयर इन द गीता, सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ कृष्णा's divinity, that he being the supreme, is found in the तमिल संगम लिटरेचर। इनकी कल्चर है। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो शैवाइट्स का मतलब शैविज्म भी था।
शैविज्म भी था। जैसे इवन भागवत भी देखो, श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें भी देखो शैविज्म भी देख सकते हैं, वैष्णविज्म भी देख सकते हैं। राइट। ऐसा नहीं है ना हम, मैं एक सेक्ट हूँ तुम को एक्सिस्ट नहीं कर सकते। देयर वाज डिबेट्स, देयर वाज यू नो पोर्ट्रेइंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपना पोर्ट्रे करेंगे, डिबेट्स होता था एंड ऑल दैट, तो वो तो चलता था। बट द पॉइंट इज कि ओनली कृष्णा गॉट दैट स्टेटस ऑफ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सबका मूल वो ही है। ये गीता में तो है। गीता में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका स्वामी हूँ, मेरे से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। ये सेम चीज़, सिमिलर चीज़ हम तमिल संगम में देख सकते हैं। ओके। तमिल संगम में ये आता है कि मायोन मणिवन्नन जैसे भी भगवान के जो नाम थे, ही इज़ अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये आता है उसमें। तो एक ही कल्चर है, ये एक ही कल्चर है, यूनिक फ्लेवर ऑफ दैट सेम कल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल धर्म, धर्म जिसको बोलते हैं, तमिल में बन जाता है अरम। अच्छा। अरम सेम है, वो कोई डिफरेंट नहीं है, धर्म अरम। सिर्फ वो लैंग्वेजेस डिफरेंट है, लैंग्वेज इज डिफरेंट, तो इसलिए वो थोड़ा। और एक्चुअली तमिल सबसे ग्रेटेस्ट है इन तमिल कल्चर, सबसे ग्रेटेस्ट इसलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रिजर्व्ड है। इन्वेजन्स का इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत कम रहा है, नॉर्थ पे ज़्यादा रहा है, बहुत रहा है नॉर्थ में। वहाँ पे आज भी देखो कल्चर इतना स्ट्रांग है, जब मंदिरों में जाओ आप देखोगे कि अलग ही लेवल का वाइब्स है। ऐसे लगेगा कि प्राचीन टाइम ट्रैवल करके हम कहीं पे चले गए 2000-3000 साल पुराने, ऐसा लगता है आपको। दैट इज़ दी मैजिक विच यू फील इन साउथ इंडिया, जो मैंने कहीं इंडिया के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जितना मैंने साउथ में एक्सपीरियंस किया। इट्स अ मैजिकल प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बहुत चल रहा है वहाँ पे, इस कल्चर को वाइप आउट करने के लिए, या इसके कल्चर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, या अल्टीमेटली मिटाने के लिए। रिसेंटली वी सॉ उदयनिधि स्टालिन का भी जो कमेंट था, अननेसेसरी कमेंट, बट देन अगेन जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो उससे पता चल जाता है वो क्या है। या अनफॉर्चुनेट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो आई कट यू ऑफ। जब आप बता रहे थे कि महाभारत किस तरह से रूट है जो पूरे भारत को कनेक्ट करता है, एक सिंगल पॉइंट है जिससे हम सब अपनी हिस्ट्री को एसोसिएट कर सकते हैं, हम भारतीय फील कर सकते हैं उससे। यस, आई वांट यू टू डिस्क्राइब मोर सच थिंग्स कि जहाँ पे मतलब हमें, जैसे आपने कहा था असम से भी कनेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट से, तो ये क्या चीज़ है? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता, ऐसे ही बात नहीं करते, महाभारत में तो बिल्कुल ही नहीं मैंने बात करते हुए सुना है, तो ये क्या चीज़ थी? नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखो, देयर वाज अ किंग नेम्ड भागदत्ता। भागदत्ता कौन थे? ही वाज द सन ऑफ नरकासुर। ओके। भागदत्ता, ही वॉज रूलिंग फ्रॉम प्रगज्योतिष। प्रगज्योतिष का मतलब है, मतलब ईस्ट का जो ज्योति है। ओके। मतलब ईस्टर्न, मतलब पूर्व में है ना, ईस्टर्न डायरेक्शन में है ना असम, तो ईस्ट का जो ज्योति है, मतलब वो इट इज अ शाइनिंग लाइट ऑफ द ईस्ट। अच्छा, ओके। ये उसका नाम था प्रगज्योतिष। प्रगज्योतिषपुरा मतलब उसका जो सिटी प्रगज्योतिषपुर, तो इस सिटी से, इस नगर से भागदत्ता वॉज रूलिंग। और भागदत्ता इतने पावरफुल राजा थे कि ईस्टर्न अक्षौणी जो था महाभारत वॉर में 11 अक्षौणी थे, है ना, 11 अक्षौणी। अक्षौणी मतलब इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, हजारों तादाद में। इट वाज लाइक अ सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ लाइक आप ग्रुप ऑफ एवरीथिंग। हाँ, आप एक फ्लैंक्स, मिलिट्री फैलैंक्स टाइप का बोल सकते हो, राइट। तो इतने सारे जो 11 अक्षौणी थे, उसमें एक अक्षौणी जो है ईस्टर्न अक्षौणी है। अच्छा। और उस अक्षौणी मतलब स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न अक्षौणी, उस नॉर्थ ईस्टर्न अक्षौणी के जो राजा थे वो भागदत्त हैं। ओके। एंड ही इज रूलिंग फ्रॉम टुडेज असम, मतलब वहाँ से ही वाज रूलिंग फ्रॉम देयर। और वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। ओके। इंस्क्रिप्शन मिले हैं विच सेज दैट इतने हजारों साल पहले, मतलब वो इंस्क्रिप्शन करीब 1000 साल, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 1000 साल अप्रोक्सीमेटली पुराना इंस्क्रिप्शन है, जो नॉर्थन बांग्लादेश में मिला है, विच इज ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ असम, मतलब जब इट वाज पूरा पास में ही है वैसे, राइट। तो वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला है जो ये कह रहा है कि यहाँ से इतने साल पीछे जाओ, यहाँ पे नरकासुर के का ये था, अर्जुन यहाँ पे ही यूज्ड टू, अर्जुन का नाम है भागदत्ता, नरकासुर, एंड इतने साल पुराने डेटिंग में महाभारत वॉर हुआ है, उसका रेफरेंस महाभारत वॉर नहीं, मतलब इस राजा का डेटिंग इतना पुराना है, हमारा हिस्ट्री यहाँ से इतना कनेक्ट हो रहा है। तो इंस्क्रिप्शन मिला है, तो इट वाज ऑब्वियस कि नॉर्थ ईस्ट जो है महाभारत से डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो महाभारत का इंट्रिंसिक पार्ट है और भारत का इंट्रिंसिक पार्ट है। ओके, राइट। मणिपुर से ही अर्जुन मैरिड, राइट, मणिपुर की जो प्रिंसेस थी,
चित्रांगदा, उससे शादी किया। तो ये जो रीजन है ये हार्डकोर भारत है, वी कैन नॉट सेपरेट इट, कि हिस्ट्री जो है कनेक्ट होता है, महाभारत से कनेक्ट होता है। महाभारत इतना अमेजिंग चीज़ है कि पूरे भारत को यूनिफाई कर सकता है एक्चुअल में। हमारे अंदर हजारों डिफरेंसेस मे एक्सिस्ट, बट वी ऑल कनेक्ट टू दैट हिस्ट्री ऑफ महाभारत। महाभारत हमारा कॉमन पॉइंट है। ओके, सो जितना आपने महाभारत को ट्रेस किया है, आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, जितने एविडेंसेस मिले हैं थ्रू इंस्क्रिप्शंस कह लीजिए, कॉइन्स कह लीजिए, जो वो महाभारत का कोर भारत था, उसका हम मैप बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, क्यों आज तक हमने कोशिश नहीं की ये चीज़ करने की? मैंने किया है। ओके, मेरी किताब में मैंने मैप दिया है। ओके, जैसे प्रॉब्ली आप स्क्रीन में दिखा स्क्रीन सकते में हो, विल शो। ओके, राइट? सो आई हैव शोन द मैप ऑफ द ग्रेटर भारत। ग्रेटर भारत में कौन सी जगह हो सकती है? ग्रेटर भारत में इफ़ यू हैव टू मैप इट, इट इज़ ऑल द वे अप टिल, मतलब जो कोर भारतवर्ष है, इट टचेस ऑल द वे अप टिल पार्ट्स ऑफ ईरान और पार्ट्स ऑफ ईरान। ओके, अफगानिस्तान तो था ही था, गंधार, बालिका, राइट, एंड परम कंबोजा, राइट, एंड ऐसे 4-5 जनपद थे वहाँ पे। बालिका तो मैं बताया, और पाकिस्तान जो है आज का, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिंधु, सौवीरा, शिवी, अम्बस्तके, मद्र, कंबोजा, राइट, ऐसे 6-7 जनपद हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल टुडे एज combined, we call it as today's Pakistan. And towards east कहाँ तक थे हम? Towards east, definitely हम नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड पार्ट्स ऑफ बर्मा। ओके, महाभारत पीरियड का ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी है, बट इट नीड्स फर्दर रिसर्च टू सब्सटैंशिएट, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप दूर जा रहे हो कोर भारतवर्ष से, तो एविडेंसेस कम होते जाते हैं। जितना अवेलेबल एविडेंसेस है उससे हम डेफिनेटिवली पार्ट्स ऑफ बर्मा तक बता सकते हैं कि ये महाभारत का कोर भारतवर्ष था। सो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा रीज़न ये था, तो इस पॉडकास्ट पे वी टॉक अ लॉट अबाउट जियो पॉलिटिक्स। तो अब जियो पॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं तो एक चाइना की स्ट्रैटेजी है इन विच दे यूज द मैप वॉर्स। वो अपने एंशियंट मैप्स लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ से कब बनाए हुए, एंड वो यूज़ करके हमारे पार्ट्स ले लेंगे, उनके नेबरिंग कंट्रीज के पार्ट्स ले लेंगे। आई ऑलवेज हैड दिस कंप्लेंट कि क्यों हम महाभारत के जो हमारे मैप्स है वो नहीं यूज़ करते, एंड विच इज़ वाई आई आस्क्ड यू कि क्या हम वो मैप्स को ट्रेस कर सकते हैं, उन मैप्स को बना सकते हैं? बना सकते हैं, और मैंने बनाया भी है। मेरी किताब में मैंने पूरा मैप किया है कि ये जो राज्य थे महाभारत के, दे आर इन दिस प्लेस, दिस राज्य कम्स हियर, दिस राज्य कम्स हियर, मैंने दिखाया है ये चीज़। ओके, ओके, लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर एज वेल, क्योंकि अगेन कश्मीर एक हॉट टॉपिक होता है सबके लिए, इंटरनेशनली भी। तो महाभारत से हम कश्मीर को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? बिकॉज कल्हाना जो थे, उन्होंने एक बहुत वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है ऑफ ऑल द किंग्स फ्रॉम कश्मीर। महाभारत से भी उनके रूट्स जुड़ सकते हैं? इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वहाँ पे कश्मीर के जो राजा थे, अकॉर्डिंग टू महाभारत, ही वॉज रूलिंग, मतलब कश्मीर नाम का जो रीजन था, इट इज़ मेंशन्ड इन द महाभारत। अच्छा, ओके। और वहाँ के जो राजा थे, ही वॉज, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ही रिमेन न्यूट्रल, मतलब उन्होंने चूज़ किया कि मैं किसी के साइड नहीं लूँगा, पांडवों का साइड भी नहीं लूँगा और कौरवों का साइड भी। माय मेमोरी माइट बी रॉन्ग, लाइक राजा हरी सिंह ड्यूरिंग द पार्टीशन। पॉसिबल, पाकिस्तान भी नहीं, इंडिया भी नहीं, पॉसिबल। तो जितना मेरा मेमोरी है, आई रिमेंबर रीडिंग कि वहाँ के जो राजा थे, ही चोज टू बी न्यूट्रल, पांडवों के साइड भी नहीं गए, बट कौरवों के साइड भी नहीं गए, बट ही वॉज एक्सिस्टिंग। एक राजा थे उस टाइम पे, हु वाज रूलिंग द रीजन ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। इसका वर्णन है हमारे लिटरेचर में वर्णन। ओके, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ भारत, वो जो ज्योग्राफी था, ऑब्वियसली। ओके, बट अगेन दिस इज वन क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क, नॉट जस्ट अभी, मतलब स्कूल डेज से आई हैव वांटेड टू आस्क दिस। जब हम भारत की बात करते हैं, अभी जैसे आपने एक वो ग्रेटर भारत कहा, अब हर जगह अलग अलग राजा थे, देन हाउ डू यू कंसिडर दिस वन ज्योग्राफी टू बी वन नेशन? मतलब क्या था वो चीज़? ऐसे कुछ लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, अरे यार हर कोई अलग अलग कंट्री था, इट कैन नॉट बी वन कल्चर और वन सिविलाइजेशन, बिकॉज राजा अलग है तो ऑब्वियसली उनके रूलिंग स्टाइल अलग होगा, पॉलिटिक्स अलग होगा। दैट इज वन वे ट्रू कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, मतलब डाइवर्सिटी था बट यूनिटी भी था। कैसे था? अगर आप देखोगे ड्यूरिंग महाभारत में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी का वर्णन है, विच इज द राजसूय सैक्रिफाइस। हाँ, राजसूय सैक्रिफाइस आपने पढ़ा होगा, महाराज युधिष्ठिर राजा बन रहे हैं। सो ही सेंट हिज 4 ब्रदर्स, 4 भाइयों को 4 दिशा में भेज रहे हैं,
भीम को पूर्व की तरफ भेज रहे हैं, अर्जुन को उत्तर की तरफ भेज रहे हैं, नकुल को वेस्ट पश्चिम की तरफ, एंड सहदेव को दक्षिण की तरफ भेज रहे हैं। तो चारों भाइयों का काम ये था कि अलग अलग राज्यों के अंदर जाना है और उनसे कलेक्ट करना है टैक्स, या आई थिंक कर था या पॉसिबली गिफ्ट था, और उनको अगर वो बात नहीं माने, युधिष्ठिर के सुप्रीमेसी को नहीं माने कि हाँ यही सम्राट है, सम्राट युधिष्ठिर के अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, तो उनसे लड़ाई भी होता था और उनको हरा के दे यूज्ड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ युधिष्ठिर। ये हो रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, होल भारतवर्ष का जो सम्राट था वो युधिष्ठिर था। Although there were different kingdoms, so there we had, देखो भी क्या है, we have a regional ruler in you know जो certain districts को rule कर रहा है, then we have a higher level of authority, then we have a जनपद राजा, जनपद के जो राजा हैं, you know, then he is a king of the जनपद, और जनपद अनेकों जनपदों का एक सम्राट होता है, वो सुप्रीम रूलर माना जाता है। तो दैट वाज द पोजीशन ऑफ द पांडवास, स्पेसिफिकली युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में येस देयर वर किंगडम्स, येस देयर वाज वैरायटी, येस देयर वाज यूनिकनेस, बट हर कोई एक सम्राट को भी मानता था और सब किसी का कल्चर एक ही कल्चर भी था विद अ यूनिक फ्लेवर। ओके, सो बेसिकली वो आप भले ही किसी भी राजा के अंडर रहो, बट जो आपका एक हम जैसे कहते हैं भारत माता, तो वो जो एक मदरली लव था फॉर द लैंड, वो था सब में, भले ही कोई भी रीजन से हो। या इट वाज लाइक in Srimad Bhagavatam you find the concept of Bhumi Devi, Mother Earth. तो it is more based on that. Okay. कि भूमि देवी हमारी माँ है, 7 माँ होते हैं ना, तो उसमें जैसे एक नर्स है, एक भूमि देवी है, अपनी माँ है, राजा की माँ है, तो ऐसे 7 माँ बताए गए हैं शास्त्रों में, तो उसमें एक माँ है भूमि देवी। Okay. तो that is the original concept. ओके, सो आर्कियोलॉजी की बात करते, आपने इंस्क्रिप्शंस की बात कही थी, आपने कॉइन्स के बारे में मुझे बताया, जो एक आपने पिक्चर भी दिखाया, ये कोर एविडेंस है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि महाभारत हुआ है, बिकॉज देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स बाय पीपल लाइक ध्रुव राठी, सिर्फ वही नहीं बहुत सारे लोगों ने भी दिए, बट ध्रुव राठी बिकॉज ही हैज़ दैट मेनी नंबर्स ऑन सोशल मीडिया, तो वो ज़्यादा उनका वो स्टेटमेंट वायरल हो गया, वेर इन ही सेड कि अगर स्पाइडरमैन मूवी में न्यूयॉर्क दिखाया जाता है तो न्यूयॉर्क सच में एग्जिस्ट करता है, वो सिटी सच में एग्जिस्ट करती है, दैट डजंट मीन कि स्पाइडरमैन भी सच में एग्जिस्ट करता है, एंड उन्होंने उसे कोरिलेट किया विद रामायण एंड महाभारत। बट आप कैसे उन्हें गलत प्रूव कर सकते हो, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो प्रूफ्स भी है इंस्क्रिप्शंस वगैरह के, ये क्या है एग्जैक्टली? देखो, स्पाइडरमैन के तो मैंने कोई इंस्क्रिप्शन देखे नहीं है, स्पाइडरमैन के मैंने कुछ सिक्के नहीं देखे, स्पाइडरमैन के कोई मैंने रेफरेंस वेदों में नहीं देखे हैं, स्पाइडरमैन के रेफरेंस मैंने कोई जनपद के नाम से कनेक्टेड नहीं दिखा है, स्पाइडरमैन के रेफरेंस मैंने कहीं पे जैसे बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर में भी स्पाइडरमैन का रेफरेंस नहीं है, और मैंने ग्रीक लिटरेचर्स में भी स्पाइडरमैन का रेफरेंस नहीं देखा, मैंने चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने भी स्पाइडरमैन का रेफरेंस नहीं दिया है, राइट, बट इन सब ने महाभारत का रेफरेंस दिया है। ओके, इन सब ने महाभारत का रेफरेंस दिया है, कृष्णा का रेफरेंस दिया है, पांडवों का। तो मतलब अगर एक व्यक्ति जिसको हार्डली कोई बैकग्राउंड है रिसर्च का, स्टडी का, एकेडमिक रिसर्च का, स्कॉलरली रिसर्च का, हिस्टोरिकल रिसर्च का, वो इंटरनेट से सर्च करके एक आध दो किताब पढ़ के हाफ बेक्ड वे में कुछ चीज़ें बोल रहा है और लोग उसको मान रहे हैं, द अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम इज़ विद द पीपल हु डोंट क्वेश्चन हिज क्लेम्स, राइट। तो मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो, ग्रीक लिटरेचर है जहाँ पे कृष्ण का वर्णन है, चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैव मेंशन्ड अबाउट द कुरुक्षेत्र वॉर, सिक्के मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हमारा जेनियोलॉजी मतलब जो वंशावली जो है वो कनेक्ट हो रहा है, हर कोई अपना हिस्ट्री ट्रेस कर रहा है, रीजनल हिस्ट्री है, जगह का नाम भी बहुत सारा महाभारत पीरियड से कनेक्टेड है, जैसे मैं तक्षका बोला, तक्षशिला, ऐसे मैं हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस बता सकता हूँ जिसका हिस्ट्री महाभारत से, वेदों से कनेक्टेड है, राइट। लोगों का नाम आज भी बहुत सारे लोग अपना नाम रखते हैं, कृष्ण, अर्जुना, कनेक्ट होके आ रहा है, आर्ट, डांस, म्यूजिक, वो भी उसमें भी उसका इम्पैक्ट आज दिन तक कंटिन्यू हो रहा है, वेदों में रेफरेंसेस है, पुराणों में है, बुद्धिस्ट, जैन्स विच आर अपेरेंटली एंटी हिंदू रिलीजन्स, अपेरेंटली, मैं अपेरेंटली आई हैव सेड विद अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, राइट। सो उसमें भी रेफरेंसेस है फॉर कृष्णा एंड महाभारत, ऑल्दो दे टुक इट इन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी, बट रेफरेंसेस है। जैसे मैंने बोला
तमिल संगम लिटरेचर्स जो एक्सट्रीम साउथ है वहाँ पे भी वर्णन है। राइट। मंदिरें मिले हैं ऑल द वे अप टिल आर्मीनिया, कृष्ण के। आर्मेनिया में? आर्मीनिया में कृष्ण के मंदिर मिले हैं। ये क्या चीज़ है, आप बता सकते हो? This तो is मैं पहले very- कंप्लीट कर देता हाँ हूँ, हाँ है ना। सो आर्मीनिया तक कृष्ण के मंदिर थे। चाइना में इंस्क्रिप्शंस मिले, सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं महाभारत के। आई मीन ये सब जो हजारों साल से एविडेंसेस आ रहे हैं इंस्क्रिप्ट, द्वारका में बहुत सारे टन्स ऑफ एविडेंसेस आर्कियोलॉजी में मिला है, ये सब गलत है और महाशय सही है। मुझे आई डोंट फाइंड इट कि इट इज़ वेरी साइंटिफिक। तो मैं स्पाइडरमैन को नहीं मानूंगा बिकॉज ग्रीक, चाइनीज़ एंड पुराणों वेदों में कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये मिथोलॉजी है, सही है। बट इतने सारे रेफरेंसेस हैं महाभारत वॉर के, कृष्ण के, अर्जुन के, इतने लिटरेचर्स हैं ना। जैसे मेरी किताब में मैंने 1000 से भी ज़्यादा एकेडमिक साइटेशन दिया है। एक एक चीज़ जो भी है मैं बताता हूँ, देखो इस किताब से निकाला, जाके वेरीफाई कर लो, देख लो इंस्क्रिप्शन दिया है कहाँ से निकाला है, देख लो। भारत का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो है, डिकोडेबल इंस्क्रिप्शन, मतलब जो डिकोड हो सकता है, वो 2300 साल पुराना है। ओके। रॉक एडिक्स ऑफ अशोका। उसे 100 साल बाद पहला इंस्क्रिप्शन निकलता है कृष्ण का। मतलब ऑलमोस्ट द मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो है उसमें वासुदेव कृष्ण और संकर्षण बलराम का नाम है। ओके। डिकोडेबल इंस्क्रिप्शन बहुत पास है, मतलब सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन से बहुत पास हो। अब बताओ उससे ज़्यादा क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स इतने इन्वेजन्स हुए हैं एंड मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी, मल्टीपल फैक्टर्स है, बस सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन के पास नियरेस्ट डेट में आपको कृष्ण का रेफरेंस आ रहा है, उनका नाम आ रहा है। मतलब ये सब गलत है। और ये महाशय बिकॉज ही हैज़ सोशल मीडिया फॉलोइंग, ये सही है। आई फाउंड इट इज़ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि सोशल मीडिया में जो कुछ अध्ययन नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, जो रिसर्च नहीं करता है, वो ज्ञानी बन जाता है। और जो रियल व्यक्ति जो काम करता है उसकी बातों को लोग समझ नहीं पाते हैं या लेते नहीं हैं। राइट। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड। ओके। और इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप बता सकते हो? इंस्क्रिप्शंस, इनफैक्ट कॉइन्स भी मैं चाहूँगा, क्योंकि जो आपने एक फ़ोटो बताया था वो मैं स्क्रीन पे भी लगाऊंगा फ़ोटो, बट वो कॉइन्स कहाँ से मिले, ये जो इंस्क्रिप्शंस की आप बात कर रहे हैं ये कहाँ से मिले? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेड लाइट ऑन दिस फैक्ट कि सिर्फ 10% ऑफ भारत एक्सकवेट किया गया है अब तक, उससे 90% तो अभी भी हमारी हिस्ट्री हमें ही जानना बाकी है थ्रू एक्सकवेशन। तो आपने मल्टीपल चीज़ें पूछा है, तो मैं पहले एक लूँगा, ठीक है, उसके बाद आप फिर से पूछ लेना जो है। तो पहला है 90% आर्कियोलॉजी। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि भारत में 90% अभी भी एक्सकवेट नहीं हुआ है। 90% बहुत होता है, 90%। वो भी भारत जैसे एक ह्यूज ज्योग्राफी, एंशिएंट ज्योग्राफी विद अ वेरी कॉम्पोजिट एंड एंशिएंट कल्चर, उसका एंशिएंट हिस्ट्री जो है 90% अभी भी एक्सकवेट नहीं हुआ है। अब बताओ 90% कोई छोटा नंबर थोड़ी ना है। 90% इज मैसिव, इज ह्यूज। तो ये है कि इवेंचुअली हमें इस पे काम करना ज़रूरी है। और वी एज अ टीम, हम भी एक टीम चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सो वी आर इनटू इट कि हम इस पे काम करें एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू लोकेट एज मेनी साइट्स एज पॉसिबल। तो दैट इज़ वन साइड। बट इंडिया एज अ कंट्री, I would rather call it Bharat. Bharat as a country has tremendous potential in archaeology. अगर हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे एंड वी वर्क प्रॉपरली, ASI को सही से ऑर्गेनाइज करवा के, सही लोगों को बिठा के, दिस कंट्री कैन गिव मैसिव कंटेंट, आई मीन मैसिव आर्टिफैक्ट्स। अरे बहुत आ सकता है, बहुत। इवन द्वारका भी पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं हुआ है, मैसिव है, बहुत 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 स्कोप है इस देश में। पर कैसे होगा, कब होगा, आई डोंट नो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बट अभी के सिनेरियो में आई वुड से ओनली 90%, ओनली 10% इज एक्सकवेटेड, 90% इज स्टिल टू गो। ओके। सो सर, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो ये था कि इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स हमें कहाँ मिलते हैं, नॉट जस्ट इन भारत बट भारत के बाहर भी कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ से हमें कुछ मिला हो? सो एक सिक्का है जो मिला है आज के अफगानिस्तान से, राइट। उस सिक्के में आप देख सकते हो, उस सिक्कों का नाम है एगाथोक्लिस कॉइन्स। सो उस सिक्कों में एक साइड में आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके हाथ में चक्र है और पास में लिखा है वासुदेव। उसी के पास और एक सिक्का मिला था जिसमें एक व्यक्ति खड़े हैं हाथ में हल पकड़ के, हल और गदा,
और उसमें लिखा है संकृष्ण, जो बलराम जी का एक नाम है। सो वासुदेव सिक्का और संकृष्ण सिक्का। ओके, तो ये सिक्के जो हैं 2200 साल पुराने हैं। 2200 2200 साल पुराने अफगानिस्तान में मिले हैं। ये तो दुनिया के सबसे पुराने कृष्ण बलराम के सिक्के जो हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान से। एंड किस रूलर के थे ये, मतलब एगाथोक्लस नाम का एक राजा था, ग्रीक, इंडो ग्रीक किंग। इंडो ग्रीक, ओके। सो उनके पीरियड में उन्होंने सिक्के निकाले हैं, कृष्ण के सिक्के, वासुदेव सिक्के और बलराम सिक्के। ओके, ये कब मिले थे सर? ये मिले थे ब्रिटिश पीरियड में, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, जब उनका वहाँ पे काम चल रहा था आर्कियोलॉजी का, तब ये मिला था। ओके, अभी प्रॉबेबली बहुत सारा मिलता होगा और शायद पब्लिक स्पेस में आ ही नहीं रहा है, वी डोंट नो। बट जितना मिला है उनके नेमिंग, गंधार एंड दिस सिक्के, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो दिखाते हैं कि वहाँ पे वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति था, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे था। बट ये जो स्पेसिफिक कॉइन्स आपने बोले, इससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो महाभारत पीरियड से कनेक्टेड है, या मतलब आई डोंट नो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं, बट इससे हमें एटलीस्ट ये पता चल सकता है कि नॉलेज था लोगों को। हाँ, द पॉइंट इज, देखो अभी क्या है, आप जितना पीछे जाओगे हिस्ट्री में तो आपके आर्टिफैक्ट्स कम होते जाएंगे। 5000 साल बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो जितना आप पीछे जाओगे लेयर्स में भी ज़्यादा अंदर रहेंगे। आप समझ लो लेयर्स, मतलब आर्कियोलॉजी में क्या होता है, आप ऊपर के लेयर में आपको मतलब 500,000 साल पहले ऐसे लेयर मिल जाएंगे। जितना आप नीचे जाओगे, राइट, तो बहुत ही डेप्थ में जाओगे तब जाके 5000 साल का वो पीरियड निकल सकता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे वहाँ पे ज़्यादा सैंड एक्यूमुलेट हो गया हो, ज़्यादा लेयर बढ़ गया होगा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, सी फ्लडिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि कितने डेप्थ में है महाभारत के जो प्रमाण है, या गंधार राज्य जो था, राइट, उसका जो प्रमाण है, क्योंकि वी फाइंड जोग्राफिकल रेफरेंस ऑफ गंधार इवन इन वेदा। वेद में भी गंधार रीजन का रेफरेंस है। तो डेफिनेटली वैदिक पीपल उस जगह को जानते थे, और ऑफ कोर्स शकुनी एंड ऑल दैट, उनका हिस्ट्री भी वहाँ से कनेक्टेड है। तो द पॉइंट, उसके बाद बुद्धिज्म आया, राइट? तो बुद्धिज्म अभी क्या है, बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट इन्वेडेड, बुद्धिज्म वॉज द फर्स्ट टू बेयर द ब्रंट ऑफ द इन्वेजन्स। जब इन्वेडर्स आए तो उन्होंने वो जो भी आज के एविडेंसेस है, इज मोर ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज वो अपर लेवल एविडेंस है। और डेप्थ में अगर आप जाओगे देन महाभारत के भी मिल सकते हैं। बट अभी उस देश का हाल जो है, आई डोंट थिंक इट्स एवर पॉसिबल अभी के सिनेरियो में कि वहाँ पे कुछ एक्सकवेशन ठीक से हो और डेटा ठीक से निकले। आई डोंट थिंक इट इज़ एवर गोइंग टू हैपन। ओके, एंड वो खुद तो करेंगे नहीं, बिकॉज बामियन बुद्धास के साथ में भी जो हुआ, वी ऑल नो द स्टोरी। ओके, बट जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि 90% भारत जो है वो अब भी एक्सकवेटेड नहीं है, एंड ये जो हम करंट डे भारत है इसकी बात कर रहे हैं, या विच इज, हम ऐसे बोलते हैं कि द भारत विच इज नाउ कॉल्ड एज इंडिया, इसमें 90% अभी भी एक्सकवेट नहीं हुआ है। ओके, तो अगर हम जो ग्रेटर भारत है, ओरिजिनल भारत जो है, रादर वी कैन कॉल इट एज द खंडित भारत। ओके, लोग जनरली अखंड भारत बात करते हैं, बट वी शुड ऑल्सो रिमाइंड कि ये खंडित भारत है। सो आज जो खंडित भारत है उसमें 90% अभी भी एक्सकवेट नहीं हुआ है। तो जब हम, एंड उसका ही 90% अगर हम ले, विच इज अ ह्यूज ज्योग्राफी, इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। एंड जब हम अखंड भारत की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। एंड अगर हम एक्सकवेट करते हैं तो वी माइट एक्चुअली फाइंड स्टफ जो ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है। एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो ऑल द वे अप टिल तुर्की, देयर आर एविडेंसेस कि वहाँ पे वैदिक संस्कृति फॉलो किया जाता था। ओके, टर्की तक? टर्की लोग जनरली सोचते हैं कि कम्प्लीटली भारत से डिस्कनेक्टेड है, बट इट्स द अदर वे अराउंड। ओके, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो? एक्सपैंड करता हूँ। सो तुर्की तक इसका इम्पैक्ट रहा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आर्यंस वहाँ से आए थे तुर्की से, इसीलिए वहाँ पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है, बट एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। बट एनीवे, स्टडीइंग दोज इंस्क्रिप्शंस, आप देखो वो इंस्क्रिप्शन 3400 साल पुराने इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। तो उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, दो टाइप के राजा हैं, दो ग्रुप्स ऑफ किंग्स हैं, हिटाइट किंग्स एंड मिटानी किंग्स। हिटाइट राजा, मिटानी राजा, दोनों अपने बीच में संधि कर रहे हैं, ट्रीटी। उस ट्रीटी में दे आर सेइंग कि वी आर इन्वोकिंग गॉड्स, हम देवताओं को इन्वोक कर रहे हैं, मतलब उनको बुला रहे हैं कि आओ साक्षी बनो, प्रमाण, मतलब आपका आप साक्षी बन रहे हो, हम ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, उसमें आप साक्षी हो। ओके, उसमें गॉड्स, किस गॉड्स का नाम है, मतलब किन देवताओं का नाम है? इंद्र, मित्र, वरुणा। ये टर्की में हो रहा है। टर्की में कितने साल पुराने? 3400 साल पुराने
कम नहीं है ये, बहुत बहुत एंशियंट है। बोगैज़कॉय इंस्क्रिप्शंस, अब कभी नेट में देख लो, बोगैज़कॉय इंस्क्रिप्शंस टर्की, इंद्र मित्र वरुणा, सर्च करके देखो, पूरा डेटा आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा। ओके। तो ये जो आर्यन कल्चर है, अभी बहुत सारे गॉड्स जो भी हैं, पेगन गॉड्स, अभी ये अलग पॉडकास्ट हो सकते हैं, जो पेगन गॉड्स थे यूरोप में एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में, वो कैसे वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र मित्र वगैरह वहाँ से कैसे क्रिएट हुए हैं, वो अलग ही लेवल का वो ट्रांसमिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, तुर्की में मैंने बताया, वैसे ही लंदन में 2000 साल पुराने सूर्य मंदिर मिला था। लंदन में बिल्कुल राइट नियर टू द पैलेस, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत पास है, मतलब आप रख लो कि फ्यू किलोमीटर्स, क्वींस पैलेस से बहुत पास है। ओके। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैं बता रहा हूँ आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहाँ पे बॉम्बिंग हुआ था लंदन में, तो वहाँ पे देयर इज़ वन प्लेस नियर टू द रिवर थेम्स, बॉम्बिंग जब हुआ वो पूरा बिल्डिंग डेमोलिश हो गया। एक बिल्डिंग था वहाँ पे, 1940s की बात करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बिल्डिंग जब डेमोलिश हुआ, लोग उसको पूरा रबल्स को क्लीन किए और खुदाई किए ताकि अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। तो जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए खुदाई चल रही है तो कुछ स्ट्राइक हुआ, सम स्ट्राइक हैपन, तो नीचे खोल के देख रहे हैं 3-3.5 एकड़ का बड़ा सा एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड मिनी सिटी टाइप का है। ओके। तो उसके अंदर जाके देखा तो ये तो गॉड मित्रा का मंदिर है अंदर। भाई मित्रा कौन है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, दिस द इंडो यूरोपियन गॉड मित्रा, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रा जो है वेद से है, क्योंकि मित्रा इन एसेंस संस्कृत में इसका मीनिंग बहुत क्लियर डिफाइंड है, विच इज मित्रा, फ्रेंड, दोस्त, राइट। तो सूर्य को मित्र बताया गया था। ओके। सोचो सूर्य को क्यों मित्र बोल रहे हैं? बताओ, आप बताओ। प्रॉबेबली बिकॉज एक ही चीज़ है जो हम देख सकते हैं, जो हमारे मतलब एक नेचुरल चीज़ है जो यूनिवर्स ने बनाई है, जिसे हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं। चंद्र भी मित्र है वैसे। हाँ। सूर्य को इसलिए मित्र बताया जा रहा है कि लाइफ उन्हीं से ओरिजिनेट हो रहा है। अगर वो आ रहे हैं तो प्लांट्स एंड पूरा जो लाइफ साइकिल है, फूड साइकिल, सब सूर्य के कृपा से ही हो रहा है। सूर्य नहीं होता है तो अंटार्कटिका का क्या हाल है, राइट। सही है। तो सूर्य के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन दे रहा है, आपको आपके जीवन को आधार बेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, आपके जीवन का आधार वो है। वन ऑफ द मेन, ऑफ कोर्स हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सूर्य इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए सूर्य को मित्र बोला गया। ये बहुत प्रिय मित्र है यार, रोज आता है, हेल्प करता है हमें। ओके। एंड ये वहाँ पे लंदन में मिला। हाँ, बट इट डजंट एग्जिस्ट। आप जो दोज हू वांट टू सर्च इन गूगल, आप सर्च करो लंदन मित्रेयम, MITHRAEUM, मित्रेयम सर्च करो, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा उसमें। ओके। लंदन मित्रेयम क्या चीज़ है? वहाँ पे आज भी देयर इज़ वर्शिप ऑफ, आज भी दैट टेम्पल के रिमेन्स हैं वहाँ पे। लोग वहाँ पे उसको म्यूजियम की तरह देखने जाते हैं, बट वो मित्र मंदिर था वहाँ पे। ओके। मित्र का मंदिर था और इसको वर्शिप करने वाले रोमन्स थे। सो रोमन्स वहाँ पे जब रूल कर रहे थे, दे कंस्ट्रक्टेड अ मैग्निफिसेंट मित्र टेम्पल देयर। वाओ। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग, एंड जो टर्की वाली भी चीज़ आपने कही, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव। मतलब लंदन फिर भी ठीक है, आई कैन स्टिल इमेजिन कि कुछ कनेक्शंस होंगे, बट टर्की तो स्टिल, क्योंकि नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप, क्योंकि टर्की पास में है, लंदन तो दूर है। बट जब हम बात करते हैं, बिकॉज कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर ब्रिटिश का, तो फ्रॉम दैट कॉलोनियल रूल तो अभी था, तो हाउ डू यू से दैट इट इज लेस सिग्निफिकेंट? या ट्रू। आपने एक और बात कही थी, आर्मेनिया में जो कृष्ण मंदिर मिला, वो भी एंशिएंट मंदिर है? यस, दैट इज अराउंड 2000 years old, मिनिमम 2000 years old, उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, बट बिकॉज वी डोंट हैव एविडेंसेस, फर्दर एक्सकवेशंस नहीं हुआ है। बेसिकली क्या हुआ था कि वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे, तो दे कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल देयर फॉर द गॉड नेम्ड गिशन। गिशन जो है कृष्णा का मिस प्रोनाउंसिएशन है गिशन। तो गिशन के जो मंदिर हैं वहाँ पे तोड़ा गया था। वहाँ पे जो ग्रेगोरी नाम का व्यक्ति आया था, उसने पूरा उस पे वहाँ पे ही डेमोलिश्ड एवरीथिंग एंड ही कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट चर्च देयर। ओके। तो तो वैसे देखा जाए कृष्णा मंदिर वहाँ पे बहुत ही पुराना था, अनफॉर्चुनेटली आज है नहीं, और लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बट इफ़ यू कैन ट्रेस इन द राइटिंग्स ऑफ ट्रैवलर्स जो वहाँ पे थे, उनके राइटिंग्स में हम देख सकते हैं। आई हैव कोटेड ऑल दी सोर्सेस, एकेडमिक सोर्सेस की, कैसे था मंदिर, कैसे था, कैसे टूटा, और वहाँ पे क्या हिस्ट्री है, क्या भारतीय संस्कृति कहाँ तक था, आर्मीनिया तक था, ये सब मैंने अपने किताब में
दिखाया है चीज़. Okay. And again, the foundation is Mahabharata. फाउंडेशन इज अगेन महाभारत. ओके. क्योंकि हम गॉड्स की बात कर रहे हैं तो जो दूसरे रिलीजन्स के गॉड्स हैं क्या उन्हें भी हम ट्रेस कर सकते हैं टू सनातन या महाभारत? बिकॉज जैसे अहुरा मजदा के बारे में कहा जाता है, आप ही मुझे बता रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट की असुर से ट्रेस कर सकते हो आप. तो ऐसे ही क्या स्टोरी है ये पूरी? देखो अभी क्या है, जस्ट लाइक द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड एंड मिसप्रोनाउंस्ड इन मल्टीपल लेयर्स. आप कहीं ना कहीं देखोगे मेनी कल्चर्स हैव देयर रूट्स इन इंडिया. मेनी कल्चर्स लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो the naming system of the several regions and the several, like for example, हाँ पेगन गॉड्स अगर आप स्टडी करो, पेगन गॉड्स जो यूरोप के पेगनिज्म था, यूरोप में क्या था, देयर वाज दिस कल्चर ऑफ पेगनिज्म बिफोर द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी. पेगनिज्म होता क्या है, यू वर्शिप मल्टीपल गॉड्स लाइक द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ सन, द गॉड ऑफ विंड. तो उन गॉड्स को अगर आप स्टडी करोगे, जैसे एक था गॉड था जिसका नाम था पार्जन्य. ओके. पार्जन्य जो हमारे वेद से है, राइट. ओके. सो इंद्र का असिस्टेंट टाइप का था वो कि let me say, he was the god of thunder and lightning, if I remember correctly. तो ये जो गॉड थे, देवता थे पार्जन्य, ये बन गए पेरकुनास. ओके. पेरकुनास, पेरुन, पेरिंदिजा, ऐसे मल्टीपल स्लाविक एंड जर्मैनिक वेरियस पेगन कल्चर्स में ही was derived and adapted and adopted in a different ways. तो वहाँ के जो गॉड्स थे, they are all from वेद. मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये अलग ही एक सेमिनार होगा या पॉडकास्ट होगा कि इसमें हम पूरा डेप्थ में जाएंगे कि जो गॉड्स थे, these different पेगन गॉड्स जो थे, उनका हिस्ट्री कैसे भारत से कनेक्टेड है. इवन पारसी लिटरेचर में देयर इज रेफरेंस टू यमा. ओके. यम का वर्णन है वहाँ पे, राइट. इंद्रा इज अ डीमन. यहाँ पे इंद्र जो है वो देवता है, देवों के राजा है. बट पारसी कल्चर में इंद्र जो है वो असुर है. ओके. वहाँ का असुर है. सो आप स्टडी करोगे ना, हर किसी कल्चर का आप स्टडी करोगे तो आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन भारत से है, कहीं ना कहीं है. तो वो दैट ग्रैंड सिविलाइजेशनल नैरेटिव जो था भारत का, मैसिव था, मैसिव. I've heard पारसी कल्चर में एक होमा सेरेमनी भी होता है जो अगेन ट्रेस कर सकते हैं हम यहाँ पे. ओके. So your और भी देखो, Parsis when they were persecuted, they felt at home in India. Right? Yeah. So we are that civilization. We like to welcome persecuted people, and हम सबके साथ रहना चाहते हैं, सब different cultures and civilizational narratives के साथ रहना चाहते हैं. But we don't want to compromise our values. वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब नहीं है कि that our values and our history and antiquity हम उसको छोड़ें, ऐसे नहीं होगा. आप भी अपने रखो, हम भी रखेंगे, राइट. ये हो सकता है. वो जैसे जो स्टोरी भी है, जब पारसीज आए थे तो वो दूध में चीनी की तरह मिल गए थे वाली स्टोरी. या सो वी अकोमोडेट एवरीवन, बट हम हमारा एसेंस नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे. और वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि सबका जो कॉमन हिस्ट्री है ट्रेस होता है एक ही पॉइंट से. मतलब जो भारत में है, भारतवर्ष का जो हिस्ट्री, इट ऑल ट्रेसेस विद द महाभारत. You cannot discard that source. Yeah. So your foundation, Historica Foundation, तो आपने जैसे कहा कि आप और भी कई सारे साइट्स ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं. यू आर वर्किंग विथ आर्कियोलॉजिस्ट एज वेल. काफ़ी सारा रिसर्च बेस्ड भी चीज़ें आप कर रहे हैं अभी, डॉक्यूमेंट्रीज पे भी यू आर वर्किंग. इन द रिसेंट पास्ट आपको कोई नई साइट्स मिली है विच आर रिलेटेड टू महाभारत? राइट. सो द पॉइंट इज, जैसे हमने काम किया था विद रिगार्ड्स टू व्रज में हमने क्या किया था, बहुत सारे एरियाज़ फिज़िकली जाके देखा, लोगों से बात किया, स्टडी किया. तो हमने एक साइड को हमने देखा था जो इट शेक्ड अवर हार्ट. एक साइड है जिसका नाम है गोसना. ओके. जो व्रज में पड़ता है, मथुरा में पड़ता है. तो एक 4000 साल पुराना साइट है. 4000 साल पुराना साइट है. और वो साइट जो है वॉज डिस्ट्रॉयड बाय JCB. ओके. क्यों डिस्ट्रॉय हुआ था? बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है, लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, बिल्डिंग्स और बनने वाला है. तो 4000 साल पुराना एक माउंड, इट्स नॉट अ माउंट. देखो माउंट एंड माउंड में बहुत डिफरेंस है. माउंड क्या होता है? MOUNT, मतलब माउंटेन, राइट. MOUND
इट्स अ मड का वो या मड टाइप का होता है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। आपको देखते ही आपको पता चलता है कि ये नेचुरली फॉर्म्ड नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ पे मिट्टी एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, वेजिटेशन आ रहा है, वो सॉर्ट ऑफ इट बिकम्स लाइक एक्यूमुलेटेड लाइक अ मिनी टाइप ऑफ अ हिल, बट इट्स नॉट अ हिल। या उसके नीचे आर्टिफैक्ट्स होते हैं इन मेनी केसेस। तो ऐसे टाइप का एक माउंड था जो जिसमें 4,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। जब उसको पूरा तोड़ा गया था, वहाँ पे कुछ सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पाया कि 4,000 साल पुराना है। डैम, फिनिश्ड, एक शॉट में जेसीबी ने उसको ख़त्म कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डैम। तो भारत का जो हिस्ट्री है हमारे आंखों के सामने बहुत ही तेज़ गति से मिटाया जा रहा है और लोग को पता नहीं है। दे थिंक अरे चलो एक्सपैंडिंग करना है। इट्स नॉट मतलब नॉट इन एटलीस्ट नॉट इन एवरी केस वो जानबूझ के नहीं किया जा रहा है क्योंकि अब आबादी ज़्यादा है। हाँ, आबादी ज़्यादा है तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि आर्कियोलॉजिकल साइट को डिस्ट्रॉय करके, ऐसा तो नहीं है कि भारत में कुछ जगह है ही नहीं, जगह तो बहुत है। या तो आर्कियोलॉजिकल साइट को भी डिस्ट्रक्शन देखना पड़ रहा है। ये इस देश का एक दुर्गति है। लिटरेसी नहीं है शायद, उस बारे में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है पॉसिबल। अब देखो अब क्या होता है इन सेवरल कंट्रीज, पॉसिबली इफ आई रिमेंबर सम यूरोपियन कंट्रीज, आप जो भी लैंड कंस्ट्रक्ट करोगे, आई मीन सॉरी, जो भी रोड कंस्ट्रक्ट करोगे उसके पहले वहाँ पे पूरा रिसर्च होगा, वहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ नीचे है तो नहीं, या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बहुत बार है ना वो परमिशन लेना पड़ता है लोगों को कि इसके नीचे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट तो नहीं है, ये साइट ज़्यादा पुराना तो नहीं है। ओके, क्लियरेंस मिल गया तो कंस्ट्रक्ट करो। भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी कुछ भी कहाँ पे बना सकता है, कोई भी कुछ बना सकता है। तो ऐसे हाल में इस देश का हिस्ट्री हमारे आंखों के सामने मिट रहा है। द्वारका भी पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं हुआ है। सर द्वारका के बारे में तो मुझे आपसे बात भी करनी है बिकॉज नॉट जस्ट द्वारका, मथुरा के बारे में भी, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मथुरा का वो एक केस चालू ही है जहाँ पे मॉस्क में से टेम्पल्स के बारे में भी हमें पता चला है। काशी विश्वनाथ में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। क्यों इन चीज़ों पे काम नहीं किया जाता? क्योंकि द्वारका के बारे में तो वी ऑल नो कि वहाँ पे सिटी मिली, रूइंस मिले, बट काम नहीं किया गया उसके ऊपर। आफ्टर अ पॉइंट इट वाज स्टॉप्ड। शायद हो सकता है फंड्स की वजह से हो या कुछ भी रीजंस हो, बट वाई, जबकि ये ऐसी चीज़ है जो ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है। ड्यू टू रिलीजियस टेंशंस। ये आसान चीज़ नहीं है, तो बिकॉज दोनों कम्युनिटी को समझाना इन अ स्मूथ एमिकेबल वे, क्योंकि लाइफ लॉस जो है गवर्नमेंट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, गवर्नमेंट लाइफ लॉस अवॉइड करना चाहती है। कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया देन इट कैन रियली कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू विद इन दिस कंट्री। कॉन्फ्लिक्ट्स या लाइक फॉर एग्जांपल बाहर के देश हमें दे क्रिएट फ्रिक्शन, दे क्रिएट टेंशंस अगेंस्ट इंडिया। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला हो सकता है। सो द गवर्नमेंट इज़ केयरफुल कि हम इसको एमिकेबल वे में करें और लीगली बात करके जितना हो सके डिस्कशन करके करें। बट देर आर फोर्सेस हु डोंट वांट दिस टू हैपन। कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन निकले ना, ये प्रॉब्लम होता रहे। बट लेट्स सी, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पावर। ये इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, मतलब स्पेसिफिकली जब द्वारका की बात करते हैं, कुछ वहाँ से भी एविडेंसेस हमें मिले। आप एक इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे। yes. There is one particular inscription which is called as the Palitana copper plate. Okay. जो मिला है कच्छ के पास, जिसमें there is a reference of द्वारका, right? द्वारका, king of द्वारका, something of that sorts. तो वो इंस्क्रिप्शन जो है 1500 साल पुराना है। Okay. तो वहाँ पे लिखा गया है कि द्वारका के बारे में। एंड देन वी हैव द बुद्धिस्ट लिटरेचर which refers to Krishna as the king of Dwarka. We have that, जो 2300 या 2400 साल पुराने जातका से। जातका से वो बुद्धिस्ट बुद्धा की लाइफ को घट जातक, कोई देखना चाहता है दे कैन सर्च घट जातक। ओके। GHATA, घट जातक। घट जातक में देयर इज रेफरेंस ऑफ द्वारका, कृष्णा एज द किंग ऑफ द्वारका। देन वी हैव रेफरेंस इन दी जैन सोर्सेस ऑल्सो। Okay. जैन सोर्सेस में द्वारका का रेफरेंस है। द्वारका का एक नाम था द्वारवती, जैन सोर्सेस में उसका नाम है बारावती। ओके। कभी कभी द्वारका को बराका ऐसे भी बोला जाता है, मतलब द ब बन जाता है। द्वारावती बन गया बारावती, राइट। सो वैसे ही द्वारका बन गया बराका। ओके। कहाँ पे बन गया? ग्रीक सोर्सेस में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम का एक ग्रीक ट्रैवलर्स डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे द्वारका बन गया बराका। ओके। सो वहाँ पे द्वारका का रेफरेंस है।
एंड ऑफ कोर्स पानी के नीचे जो टन्स एंड टन्स ऑफ पोटेंशियल डेटा इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि ये साइट बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है. ओके. अनफॉर्चुनेट है, भारत में चीज़ें शुरू होती हैं और बीच में छोड़ दिया जाता है. 1990s में जब हुआ था, इट स्टार्टेड एंड देन इट एंडेड एब्रप्टली. उसके बाद फिर से कभी हुआ नहीं. सो वी होप दैट इन द फ्यूचर उस पर सीरियस काम हो एंड चीज़ों को निकाला जाए और ठीक से काम किया जाए. ओके. सो वन लास्ट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद महाभारत के ऊपर ही हमें 3-4 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका रिसर्च मटेरियल है इट इज़ ह्यूमोंगस. एंड आपने कहा कि बुक में तो 10% भी नहीं है शायद उस पूरे रिसर्च का. बट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट डेटिंग की सब बात करते हैं कि महाभारत का वो कुरुक्षेत्र का वो वॉर कब हुआ, वो पीरियड कौन सा था. अब जितना मैंने स्कूल डेज से समझा है, स्टोन एज, आयन एज, वो वाली चीज़ें होती है. एंड उसमें जब हमें कोई महाभारत बोलता है तो हम थोड़े शट डाउन कर देते खुद को कि यार हज़ारों साल पहले हुआ है, हुआ ही होगा. बट डेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं? लॉट ऑफ पीपल से कि 3000 BCE का जो वो एक वक्त है उस वक्त कहीं हुआ है. तो डेटिंग एग्जैक्ट क्या है एंड कैसे कर सकते हैं? सी, डेटिंग होता है मल्टीपल मेथोडोलॉजीज से. ओके, देयर इज वन डेटिंग मेथोडोलॉजी विच इज़ थ्रू इंस्क्रिप्शंस. कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिसमें महाभारत का और द ईयर ऑफ कलियुगा, क्योंकि महाभारत का जो ईयर है इट इज़ कनेक्टेड विद द ईयर ऑफ कलियुगा. ओके. ठीक है, तो उसका उस पर मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा. सो डेटिंग थ्रू इंस्क्रिप्शंस होता है. डेटिंग थ्रू आर्क्यो एस्ट्रोनॉमी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं. उसके बेसिस पे स्काई मैप्स निकालते हैं. स्काई मैप्स जो निकल रहा है उसके बेसिस पे चलो इस डेट में ये स्काई मैप दिख रहा है, महाभारत में ऐसे टाइप का स्काई मैप का वर्णन है, मतलब स्काई ऐसे दिख रहा है, सो देयरफॉर दिस इज द डेट ऑफ महाभारत. ऐसे वो करते हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे करते हैं. और एक अप्रोच है थ्रू आर्कियोलॉजी, मतलब हार्डकोर आर्कियोलॉजी, बस जो भी आर्टिफैक्ट पे काम करो, निकालो, खुदाई करो या पानी के अंदर जाओ निकालो, उसका डेटिंग करो. तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है भारत में? आई मीन एनीवेयर, इट इज़ आर्कियोलॉजी. जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग. बता रहा हूँ आपको. सो आई टोल्ड अबाउट आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, मतलब एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया, आर्कियोलॉजी बताया और मैंने बताया इंस्क्रिप्शंस. और एक भी है लिटरेचर. ओके. हाँ, लिटरेचर में बताया जाता है कि इतने हज़ार साल पहले इतने ये पर्टिकुलर ईयर में हुआ है. तो 4 पहलू हैं, मतलब 4 पर्सपेक्टिव्स हैं डेटिंग के. तो इसमें क्या है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी में क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं. एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि आप जो भी चीज़ जैसे बताया गया, कृष्णा अभी निकल रहे हैं पीस मिशन के लिए. पीस मिशन समझ रहे हो, मतलब दुर्योधन से बात करने जा रहे हैं कि इनको 5 गांव दे दो. वो जो पीस मिशन था जिसमें उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि 5 गांव दे दो. तो वो जब निकल रहे हैं, महाभारत इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द वेरियस पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द नक्षत्रास व्हेन कृष्णा इज लिविंग. तो इसको ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते हैं. जैसे वॉयेजर है, स्टेलेरियम है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, उसमें डालते हैं. उसके बेस पे स्काई मैप निकलता है. उस स्काई मैप के बेसिस पे, मतलब ये स्काई मैप में क्या दिख रहा है, ओके चलो ये इसमें लिखा है कि यहाँ पे ये नक्षत्र है, यहाँ पे ये प्लैनेट है, देयरफॉर इसका क्या क्या डेटिंग हो सकता है, और चलो ये डेटिंग है. और एक इवेंट लेते हैं, उसके क्या स्काई मैप है, उसका भी ये डेटिंग है. हाँ चलो महाभारत का डेट ये है. दिस इज द वे दे डू द डेटिंग ऑफ द महाभारत थ्रू आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, मतलब बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस. ये एक चीज़ हुआ. बट इस प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर डेट का निकाला, मतलब एक पर्टिकुलर डेट का स्काई मैप निकाला. स्काई मैप मतलब आकाश में क्या नक्षत्र और प्लैनेट्स दिख रहे थे उस पर. तो एक स्काई मैप जो वॉयेजर से निकला, एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर है, वो भी साइंटिफिकली एक्रेडिटेड सॉफ्टवेयर है. दूसरा है स्टेलेरियम, वो भी एक्रेडिटेड रिलायबल सॉफ्टवेयर है. तो दोनों सॉफ्टवेयर का स्काई मैप डिफरेंट था. ओके. तो मुझे वहाँ पे गड़बड़ी दिखा कि अभी भी वी आर स्टिल नॉट अचीव्ड परफेक्शन इन एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर गोइंग बैक टू डिस्टेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. राइट. अभी के लिए वो एक्यूरेट है, शायद 500,000 साल के लिए एक्यूरेट है, बट गोइंग बैक टू वेरी डिस्टेंट पीरियड्स ऑफ टाइम देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर्स. तो मुझे वो अप्रोच साइंटिफिक नहीं लगा. दैट्स वन थिंग. सो एंड ऑल्सो वॉयेजर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, तो वो भी अपने वेबसाइट में लिखते हैं कि 10% इनएक्यूरेसीज हो सकता है. और 10% बहुत ज़्यादा होता है गोइंग बैक टू 5000 ईयर्स. राइट. दैट्स वन थिंग. और ये भी बोलते हैं कि एक्सपेक्ट इनएक्यूरेसीज बियॉन्ड 500 BC. 500 BC के पीछे जाओ, इनएक्यूरेसी हो सकता है. ओके. तो ये सब फैक्टर्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे उसमें पूरा फेथ नहीं आता है कि एस्ट्रोनॉमी कैन बी द एब्सोल्यूट मेथड. अभी कुछ स्कॉलर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी अरुंधति वशिष्ठ के पहले चला गया एंड देयरफॉर महाभारत इज डेटिंग. आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट. ओके. बिकॉज उनका जो स्काई मैप जो एक सॉफ्टवेयर से निकल रहा है, दूसरे सॉफ्टवेयर उनको डिस्क्रेडिट कर रहा है. तो इट इज स्टिल नॉट कंप्लीटली साइंटिफिक, ऑल्दो दे मे क्लेम इट टू बी साइंटिफिक. ये साइंटिफिक नहीं है. ओके. दूसरा है विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड
वो है, हाँ उसके भी पहले लिटरेचर। अभी लिटरेचर ऐसा चीज़ है, लिटरेचर आपके पास है तो आर्कियोलॉजी नहीं भी है, स्टिल यू कैन बिलीव इट। मैं बता रहा हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ट्रॉय नाम का एक शहर था ग्रीक सोर्सेस में, देयर इज अ सिटी विच वाज कॉल्ड एज ट्रॉय, जो वहाँ पे ट्रोजन वॉर का जो युद्ध हुआ था, राइट। ट्रॉय नाम के शहर को हर कोई मिथोलॉजी बोलता था, बट 1900s मतलब 1920 सेंचुरी में, इसी एक सेंचुरी पहले वहाँ पे ट्रॉय नाम का शहर निकला है टर्की में, विच वॉज पार्ट ऑफ द ग्रीक किंगडम ड्यूरिंग दैट टाइम। ट्रॉय शहर निकला है आर्कियोलॉजी में। तो अभी नो ग्रीक लिटरेचर्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, तो अभी ट्रॉय को हिस्टोरिकल की दर्जा दिया गया है। ट्रॉय हिस्टोरिकल बन गया, मिथोलॉजी से हिस्टोरिकल बन गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि इफ़ यू हैव ओनली आर्कियोलॉजी एंड यू डोंट हैव लिटरेचर, तो आपको आर्कियोलॉजी का मतलब पता नहीं चलेगा। सिर्फ आपको सिक्के मिल रहे हैं, सिर्फ आपको पॉटरीज मिल रहे हैं, आप सोचोगे इसका क्या अर्थ है, पॉटरीज में कुछ डिज़ाइन है, इसका क्या मीनिंग है। लिटरेचर नहीं है आपके पास। वैरास अगर आपके पास लिटरेचर है, आर्कियोलॉजी मिला भी नहीं है, तो फ्यूचर में मिल सकता है। करेक्ट, कोराबोरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वेरास इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। आर्कियोलॉजी है, लिटरेचर आपका जला दिया गया, मिटाया गया, लॉस्ट हो गया, तो आपके पास समझने का चारा कम है। यू जस्ट हैव टू डीकोड ऑन व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सीइंग इज बिलीविंग टाइप ऑफ हो जाएगा। यू डोंट हैव एनीथिंग टू एक्सप्लेन इट, अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सो हमारे पास लिटरेचर है, लिटरेचर सबसे पावरफुल है। महाभारत में इवेंट्स डिस्क्राइब्ड है, नाम आज तक कंटिन्यू हो रहा है, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, आई एम सॉरी मल्टीपल अदर लिटरेचर्स में इसका वर्णन है। तो लिटरेचर सबसे पावरफुल होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। तो अभी आर्कियोलॉजी हमें मिलना शुरू हुआ है, जैसे द्वारका एंड ऑल दैट, राइट। सो मिलना शुरू हुआ है, बट महाभारत स्पीक्स ऑफ 73 किंगडम्स, राइट, who fought in the war approximately 73 kingdoms। अभी 73 कितने किंगडम्स में एक्सकवेट हुआ है? प्रैक्टिकली जीरो, राइट। अब मान के चलो आप नहीं मान रहे हो 73 हिस्टोरिकल है, बट मेन पांडव कौरव के तो हिस्टोरिकल होंगे, क्योंकि उनका रेफरेंस वेदों में भी है। उनका कहाँ पे कितना रिसर्च हुआ है, कितना एक्सकवेशन हुआ है। सो द पॉइंट इज आर्कियोलॉजिकल वाइज भारत में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं, राइट। लिटरेचर हमारे पास है, एस्ट्रोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, और चौथा है इंस्क्रिप्शन। भारत में ऐसा चीज़ है कि सैकड़ों इंस्क्रिप्शन है। हर कोई अपना हिस्ट्री इंस्क्रिप्शन से ट्रेस करता है, राइट। आई मीन इंस्क्रिप्शंस को रख के वो अपने हिस्ट्री को बताता है। कोई मंदिर बना रहा है, बोल रहा है कि 4000 साल पहले महाभारत वॉर पीरियड से लेके अभी हमारा मंदिर बन रहा है। नहीं तो वो क्या करता है, कलयुग से डेट करता है। अभी कलयुग का जो कैलेंडर है वो महाभारत से कनेक्टेड है, क्योंकि महाभारत में ये लिखा है, मतलब डिस्क्राइब्ड है कि महाभारत वॉर हैपेंड इन द जंक्शन, संधि पीरियड में हो रहा है। द्वापर और कलयुग के संधि में हो रहा है, और बीच में, राइट। मतलब द्वापर खत्म होते ही खत्म होने के पीरियड में महाभारत वॉर हो रहा है, महाभारत वॉर खत्म होते ही कलयुग शुरू हो रहा है। कलयुग शुरू होके कलयुग के 36th ईयर में, 36th ईयर ऑफ कलयुग में कृष्णा एंड यादव सब लोग निकल रहे हैं वापस, अपने धाम वापस जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो कलयुग का जो डेटिंग है वो महाभारत वॉर के डेटिंग से कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो ना अब? तो महाभारत वॉर कंप्लीट होते ही तुरंत से कलयुग का डेटिंग शुरू हो रहा है, हिस्टोरिकल कलयुग का। तो वो हिस्टोरिकल कलयुग के लिए हमारे पास 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं। 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं। कई स्कॉलर्स ने इस पे काम किया है, मैंने भी अपना रिसर्च किया है। तो 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं जो हजारों साल से इसका ट्रेडिशन चला आ रहा है, और इसका जियोग्राफी वास्ट है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके थाईलैंड तक इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ये सब इंस्क्रिप्शन जो है दे पॉइंट टू दैट सिंगुलर डेट ऑफ 3101 BC एज द ईयर ऑफ कलयुगा। एंड एक कुछ स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन हैं जो 3101 BC को ईयर ऑफ महाभारत वॉर भी बताते हैं। ओके 3101 BC का मतलब है कि महाभारत वॉर इज लाइक जीरो जो है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा। जीरो मतलब आज से 2023 साल पीछे जाओगे तो जीरो मिलेगा। जीरो से 3101 साल पीछे जाओगे तो मिलेगा 3101 BCE, जब महाभारत वॉर। दैट इज द ईयर ऑफ महाभारत वॉर, दैट इज द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ कलियुगा, दैट इज द ईयर ऑफ युधिष्ठिर शका। युधिष्ठिर शका मतलब युधिष्ठिर का एरा, अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। मतलब युधिष्ठिर फिर से राजा बन रहे हैं एट द एंड ऑफ महाभारत वॉर। उनके हाथ से छीन लिया गया था ना, वनवास में थे एंड सो ऑन, तो फिर से राजा बन रहे हैं, इसलिए वहां से उनका एरा सिस्टम शुरू हो रहा है, युधिष्ठिर शका। अभी तीनों का एरा जो है इंस्क्रिप्शंस में क्लियरली डिफाइंड है 3101 BC। अभी भारत जैसा ऐसे ट्रेडिशनल कंट्री जो अपनी हिस्ट्री को इतना इंटैक्ट रखता है हर जगह पे, अब देखो कश्मीर से लेके साउथ इंडिया तक, गुजरात से लेके थाईलैंड तक, हर कोई एक डेट को यूनानिमस सेम डेट को बता रहा है।
हर कोई कलयुग का डेट 3101 BC या महाभारत डेट हर कोई सेम चीज़ को बता रहा है। एस्ट्रोलॉजी का एल्मेनेक्स जो होता है, मतलब जो एल्मेनेक्स जो टेबल्स वगैरह होते हैं जिसमें अपना बोलते हैं कलयुग का इतना साल चल रहा है, उसमें भी यही साल है। ओके, तो ऑल दिस हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। राइट, तो इसको झूठ बोलना दैट समबडी क्रिएटेड इट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डजंट मेक एनी सेंस। अगर क्रिएट हुआ होगा उसका रेफरेंस भी होना चाहिए हिस्ट्री में कि हाँ चलो 2000 साल पहले कलयुग का कैलेंडर को किसी ने क्रिएट कर दिया। है नहीं ऐसा कोई एविडेंस। Right. लोग जनरली आर्यभट्टा को बोलते हैं कि आर्यभट्टा ने इसको क्रिएट किया, पर उसके लिए भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि आर्यभट्टा को जो क्रिटिक कर रहे हैं, मतलब आर्यभट्टा को जो लोग गाली दे रहे हैं लिटरली, मतलब भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता से मल्टीपल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो गाली देते हैं ओके, आर्यभट्टा को कि ये जो है ऐसा है इसके काम में ये प्रॉब्लम है। पर उन्होंने कभी भी उसको गाली नहीं दिया कि तुमने गलत डेटिंग क्यों शुरू किया कलयुग का। राइट, बहरहाल ब्रिटिश स्कॉलर्स बोलते हैं कि आर्यभट्टा ने गलत डेटिंग शुरू किया कलयुग का। गाली देने वाला तो सबके लिए गाली देगा, गलत कर रहा है। तो न्यू डेटिंग आर्यभट्टा ने क्रिएट कर दिया कलयुग का और किसी ने पूछा नहीं इसका, कैसे हो सकता है? सो द पॉइंट इज दिस इज एक्सिस्टिंग फॉर लॉन्ग, मच लॉन्गर बिफोर आर्यभट्टा। कब शुरू हुआ ट्रेस करने के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, बिकॉज इंस्क्रिप्शन ना है, हमारे पास सिर्फ है लिटरेचर। करेक्ट, इतना पुराना देश है, इतना पुरानी संस्कृति है, दैट इज व्हाट वी हैव। बुद्धिस्ट लिटरेचर में देयर इज रेफरेंस ऑफ कलयुग। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर में देयर इज रेफरेंस टू कलयुग। सो वो भी यही सेम जो योग हमारे साइकिल से उसी को सब्सक्राइब करते हैं। डिपेंड्स, बट कुछ लिटरेचर्स हैं जिन्होंने कलयुग को माना है कि 4 युग हैं और चौथा कलयुग भी चल रहा है, वो लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो उसमें भी कलयुग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड है, दैट वी आर इन कलयुग। सो आप देखो इतना स्ट्रॉन्ग डेटिंग जो है, वो डेटिंग जो है 3101 BC से कनेक्ट होता है। और मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन, whether I'm a theist or atheist, I would give value to something which is being followed for thousands of years. Inscription. हर कोई इंस्क्रिप्शन लिख रहा है, हर कोई अपने हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है महाभारत से या कलयुग से, राइट? आई विल गिव हाईएस्ट वैल्यू टू दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारे पास आर्कियोलॉजी ऑलमोस्ट नील है, काम बहुत कम हुआ है, स्पेशली महाभारत पर्सपेक्टिव से काम बहुत कम हुआ है। सो इन दैट सेंस आप चारों डेटा को देखोगे, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी एंड इंस्क्रिप्शंस एंड वी हैव आर्कियोलॉजी, चारों में सबसे क्लियर डेटिंग जो है वो इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं, एंड दैट इज सब्सटैंशिएटेड बाय लिटरेचर ऑल्सो। आर्कियोलॉजी में मिलना शुरू हुआ है और काम करेंगे और मिलेगा और इस डेटिंग को, इस लिटरेचर को सब्सटैंशिएट कर देगा। दैट इज द वे इट गोस। बट एस्ट्रोनॉमी में, एज आई टोल्ड यू, we still are long way to go to get that accurate astronomy software to be able to precisely map the date of Mahabharat war. Okay. जो भी आज कर रहे हैं, I humbly disagree with them कि वो एक सॉफ्टवेयर को सेलेक्टिव डेटा सेट्स को निकालेंगे, डालेंगे एंड वी फाउंड द डेट ऑफ महाभारत वॉर। I find that they are making fun of all our ancestors who struggled so hard to keep that date 3101 BC. Yeah. Okay. So I think so. I have many more questions even now to ask you, but probably उसके लिए हमें सेकेंड पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बट इस पॉडकास्ट में आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन टोल्ड कि महाभारत में ये चीज़ें हुई थी, बट जब आप एक क्यूरियस माइंड से उसे देखते हो, आई एम टेकिंग आउट द रिलीजन वाला एस्पेक्ट एज वेल फ्रॉम दैट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से अगर आप उसे देखते हो, तो जो एजुकेशन मुझे इस पॉडकास्ट से मिला आज के पहले शायद वो कभी नहीं मिला था, एंड विच इज़ वाई आई फील कि आपकी बुक भी जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो डॉक्यूमेंट्री अब आने वाली है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड आई होप सो द मिशन दैट यू आर ऑन इट गेट सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें भारत का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है एट द वर्ल्ड स्टेज, एंड इनफैक्ट पूरे ह्यूमैनिटी का फ़ायदा है। अगर हम द्वारका में जो चीज़ें हैं उसे रियली बाहर ला सके, तो हम बता सकते हैं ह्यूमैनिटी को कि एक्चुअल में क्या चीज़ें थी उस टाइम पीरियड में, विच इज़ अ बिग थिंग। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। आई थॉरली एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन। Same here. Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच सर। सो अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, आई एम श्योर आपको ये कॉन्वर्जेशन बहुत पसंद आया होगा, बट दिस इज़ एज वी डिस्कस्ड, ये शायद अगर सर ने अपने रिसर्च का 10% उस किताब में लिखा है महाभारत मिथ और हिस्ट्री में, तो इस पॉडकास्ट में शायद 1% भी नहीं था उस रिसर्च का जो हमने कॉन्वर्जेशन किया है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली महाभारत के वक्त क्या हो रहा था, इज़ इट रियली मिथ और इज़ इट हिस्ट्री, अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी है, प्लीज़ बाय द बुक। इनफैक्ट इस बुक को आप खरीद सकते हो historica.org से, और फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, फ्रॉम वेर एवर यू चूज़ टू बाय योर बुक्स, बट डेफिनेटली चेक आउट द बुक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। आज जो हमने कॉन्वर्जेशन किया है, इट इज़ अबाउट आवर ओन हिस्ट्री, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज कहीं नहीं मिल सकता, एंड उस बुक को खरीदिए, एंड प्लीज़ जस्ट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ दैट बुक। सो ओवर टू यू।
Yeah, thank you so much for inviting for today's podcast. I thoroughly enjoyed because generally हम जो podcast करते हैं इतना डेप्थ में शायद ही मैं कहीं पे गया हूँ. So आपके नॉलेज को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ बिकॉज यू आर एबल टू टेक थिंग्स इन अ वेरी डीपर कॉन्टेक्स्ट. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस बुक के बेसिस पे, इसका जो डेटा अवेलेबल डेटा है इसके बेसिस पे वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी आर मेकिंग मल्टीपल वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्रीज टू ब्रिंग आउट द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ताकि इसको देख के लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो भगवत गीता से कनेक्टेड हो. भारत में एकता है, एकता बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये देश और विभाजन नहीं होना चाहिए. राइट, वो सब महाभारत से आएगा एंड बच्चों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अच्छी संस्कृति से जुड़े रहेंगे. क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि गीता मिथोलॉजी नहीं है तो उसको पढ़ने का, उसको लेने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग ही लेवल पे रहेगा, कनेक्शन फील होगा. तो इसके लिए इसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. तो इन दिस प्लेटफॉर्म आई रिक्वेस्ट कि जो भी डोनर्स हैं, जो भी पीपल वॉचिंग है, आई रिक्वेस्ट कि हमारे वेबसाइट पे आके आप इस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक मोर वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्रीज एंड वी कैन टेक दिस ट्रूथ टू एवरीवन. या एंड एज वी डिस्कस्ड, महाभारत का एक बहुत बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल कल्चरल एक हमारे लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ डोनेट. आप वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं. इनफैक्ट सर की यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा. इट्स हिस्टोरिका आप सर्च कर सकते हो या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब. डॉक्यूमेंट्री भी बहुत जल्दी आने वाली है, सो चेक आउट दैट एज वेल. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you for having me. Yeah. Yeah.